Hello everyone. We are going to continue with procedural compliances, and today we are going to start with the topic amendment of registration. So basically, when we got registered under GST, we gave a lot of details to the department. For example, our mobile number, our email address, our place of business, the address of our business, the rent agreement or the ownership agreement that we have. So there are a lot of details that we gave about our businesses to the डिपार्टमेंट. सो फॉर एग्जांपल हम किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हमारी जो प्रेमाइसेस है उसका एड्रेस क्या है, हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, लॉट ऑफ डिटेल्स. कितने पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स की डिटेल्स जाती है, कंपनी है तो उसके डायरेक्टर की डिटेल्स जाती हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स. So it is not possible in an environment of change. It is not possible for all these details to remain constant for the eternity of time. ऐसा नहीं हो सकता कि वो constant ही चलती रहेंगी. They keep on changing. कभी हमने place of business change कर दिया, कभी हम हो सकता है हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो जाए, हम अपना email ID change कर दें. So all these things keep on changing. So whenever there is anything which has changed in the details that you have provided to the department says that inform us. जो आपका GST का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन फील्ड्स में हम चेंज कर देंगे, राइट. सो डिपार्टमेंट बोलता है कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए हमको, हम उसमें जो भी चेंजेस आप बोल रहे हैं वो कर देंगे. क्या चेंजेस हमारे बोलने पर ही हो जाएंगे या डिपार्टमेंट उसमें कोई वेरिफिकेशन करता है, आके देखेगा. सो अभी तक का जो एक्सपीरियंस और अभी तक जो भी है उसके हिसाब से चेंजेस डिपार्टमेंट आके देखता नहीं है, फिजिकली वेरीफाई नहीं करता. आप बोलेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, डिपार्टमेंट जस्ट आस्क यू व्हाट इज योर न्यू मोबाइल नंबर. आप बोलते हैं मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज हो गया, मतलब ऑथराइज सिग्नेटरी इज बेसिकली जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपने उसे अथॉरिटी दे दी है कि आप वो आपके बिहाफ पे साइन कर सकता है. सो कई बार होता है कि ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो आपको क्या लगता है अंबानी जी अपना रिटर्न खुद फाइल करते होंगे जीएसटी का? ऑब्वियसली नॉट. ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैंडल different sectors and different departments of his work. So he has given authority to a lot of people, right? So if that person, अब वो लोग चेंज हो गए, एम्प्लॉइज चेंज होते रहते हैं, वो चेंज हो गए, उनकी जगह कोई और आ गया तो ऑथराइज सिग्नेटरी वो बन गए, राइट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप ऑन चेंजिंग. तो अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो क्या डिपार्टमेंट आगे वेरीफाई करेगा? नहीं, डिपार्टमेंट वेरीफाई नहीं करेगा. सो आप अगर बोलेंगे डिपार्टमेंट को कि ये डिटेल्स चेंज हो गई हैं, डिपार्टमेंट उसे चेंज को इफेक्ट में ले आएगा और वो आपके रजिस्ट्रेशन में उसे चेंज कर देगा. सो लेट अस स्टार्ट. क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? Any changes in the following: REG 01, 07, 09, 10, 13. So 01 was for regular taxpayer, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था. Then 7 was for TDS, TCS के लिए अगर आपको रजिस्टर होना है तो आप REG 07 फाइल करेंगे. फॉर्म के नाम है ये सारे. NRTP के लिए 09 है, OIDR जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उसके लिए 10 है, एंड एक्सटेंशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP के लिए 13 है, राइट. सो एनी चेंजेस इन द फॉलोइंग. इसमें जो आपने डिटेल्स दी थी, लेट मी जस्ट यूज द मार्कर. यस, इसमें जो आपने डिटेल्स दी थी, सॉरी, इसमें जो आपने डिटेल्स दी थी, अगर उसमें से कोई भी चेंजेस हो गया एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो उस टाइम पर या एनी टाइम, टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो हमें क्या करना है? 15 डेज ऑफ सच चेंज. देखिए अभी जो भी आप यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इसे बैक कैसे जाएगा, राइट, एक मिनट. जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लाइन. आपने देखा होगा 7 डेज, 30 डेज, 5 डेज, 3 डेज. सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टाइम लाइन. उसका रीजन मैंने आपको बताया था. सो दीज टाइम लाइन्स आर इम्पोर्टेंट. ऑल्सो द फॉर्म नंबर, और क्या किस व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, कैंसिलेशन हो, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हो, तो उसका वे क्या है और क्या टाइमलाइन है जिसके अंदर हमें चेंज करना है. सो विदिन 15 डेज आपको ऑफ सच चेंज, जब भी वो चेंज होता है विदिन 15 डेज आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है. आपको कैसे इन्फॉर्म करेंगे? आपको सबमिट एन एप्लीकेशन, REG 14 एक फॉर्म आएगा, उसमें आपको सबमिट करना है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है. साथ में कुछ देंगे क्या? जी हाँ देंगे. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा रिगार्ड टू सच चेंज. मतलब जो भी चेंज होता है, मैं बोल रहा हूँ कि सर मैंने जो प्रेमाइसेस जिस पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो स्टोर था या जो शोरूम था, वो रेंटेड था, लेकिन अब मैंने उसे खरीद लिया है,
तो अब वो रेंट एग्रीमेंट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि दैट प्लेस विच आई एम कंडक्टिंग माई बिजनेस ऑन इज नाउ माई ओन्ड प्रॉपर्टी। तो अब इसके लिए पेपर्स क्या चेंज होंगे, वो जो रेंट डीड या रेंट एग्रीमेंट लगा था उसकी जगह रजिस्ट्री के पेपर्स आ जाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी ओन्ड प्रॉपर्टी है, राइट। तो आपको जब REG 14 आप फाइल करेंगे तो साथ में आप ये भी लिखेंगे दैट प्लेस ऑफ बिजनेस जो मैंने आपको बताया कि रेंट पे लिया हुआ था वो मेरा ओन्ड है अब, और ये रहे उसके पेपर्स, दैट दिस इज द प्रूफ दैट यू विल गिव टू द डिपार्टमेंट। तो आपको साथ में क्या करना है, पहली बात तो कोई भी चेंज होता है, जो भी डिटेल्स आपने इन फॉर्म्स में ओरिजिनल फॉर्म्स में दी थी उसमें कोई भी चेंज आता है तो विद इन 15 डेज यू हैव टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। किस फॉर्म नंबर में करना है, REG 14 में करना है। क्या उसके साथ भी कुछ जाएगा, जी हाँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाएंगे टू वैलिडेट व्हाट यू आर सेइंग। आप अगर बोलते हो कि द एड्रेस हैज चेंज्ड, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, तो आप प्रूफ दीजिए उसका कि नाउ यू आर कंडक्टिंग बिजनेस ऑन दिस एड्रेस, दूसरे एड्रेस पे आप कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट खतरनाक वर्ड है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, हम बात कर चुके हैं। प्रोविजन होता है कुछ ना कुछ, जो ऊपर बात बोली उसका कुछ एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शन तो नहीं है बट कुछ थोड़ी अलग, मतलब जो चेंजेस की हमने बात की ना, अब इन चेंजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दो पार्ट्स देखते हैं कौन से पार्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एक आपका बिजनेस का नाम है या फिर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपका प्रीमाइसेस है। एक तो ये चेंज है कि मेरा ऑफिस यहाँ से शिफ्ट होके वहां हो गया, मतलब ए प्लेस पे था बी प्लेस पे चला गया, ठीक है। मेरा जो बिजनेस का नाम है वो मैंने ABC से चेंज करके कुछ और कर दिया, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर्स कर दिया। ABC कॉन्ट्रैक्टर्स था, मैंने अब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर्स कर दिया। ये बड़ा चेंज माना जाएगा क्या, कि मैंने अपने बिजनेस का नाम चेंज कर दिया, या मैंने अपने बिजनेस को जहां पर मेरा ऑफिस था वो मैंने यहाँ से हटा के दूसरे ऑफिस में दूसरी जगह पर अपना ऑफिस बना लिया। सो ये भी चेंज है। और एक चेंज है कि मेरा ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, मैंने ईमेल एड्रेस दूसरा बना लिया है, अब मैं उससे ऑपरेट करता हूँ। क्या मैं इन दोनों चेंजेस को साथ में वैल्यू कर सकता हूँ, मतलब बोलूँ कि हाँ इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है। इज इट पॉसिबल? क्या इन दोनों को साथ में रखना सही होगा? नहीं। लीगल नेम बिजनेस का चेंज हो गया या फिर मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गई, दिस इज फार मोर बिग अ चेंज कंपेयर टू योर ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा चेंज है ईमेल आईडी चेंज होना, और ये बिजनेस का नाम चेंज होना, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज होना, दिस इज अ वेरी बिग चेंज। तो यही दो डिस्टिंक्शन करे हैं चेंजेस में भी। तो चेंजेस अगर मेजर चेंजेस हैं, हम इन्हें मेजर और माइनर बोलते हैं, ठीक है। मेजर अगर चेंजेस हैं तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है, और माइनर चेंजेस हैं तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है, ठीक है। आइए, वेयर चेंजेस आर ऑफ लीगल नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, या तो प्रिंसिपल या एडिशनल, या फिर कुछ एडिशन है, डिलीशन है, रिटायरमेंट है। किसका? एडिशन, डिलीशन या रिटायरमेंट किसका? आपके पार्टनर का। जैसे फर्म में कोई पार्टनर है, ए की जगह बी आ गया है, कर्ता चेंज हो गया। HUF एक होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो हम पढ़ेंगे अभी, इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। तो उसमें एक मेन मेंबर जो होता है फैमिली का, उसे कर्ता बोलते हैं। तो वो चेंज हो गया, उसकी डेथ हो गई या फिर उस किसी भी रीजन से वो चेंज हो गया। या फिर आपकी कंपनी है तो उसका MD चेंज हो गया, उसका CEO चेंज हो गया, या फिर इतना ही कोई रेलेवेंट आदमी, रेलेवेंट पर्सन आपके बिजनेस का चेंज हो गया है, जिससे कि कोई कैंसिलेशन जरूरी नहीं है, मतलब कैंसिलेशन नहीं होना, लेकिन चेंज करना है, हमें डिटेल्स चेंज करानी है। तो अगर इस टाइप का इवेंट होता है तो उस केस में देखिए क्या होगा। PO, प्रॉपर ऑफिसर शैल अप्रूव द अमेंडमेंट इन 15 डेज आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन एंड इशू एन ऑर्डर अंडर 15। REG 014 में आपने अप्लाई किया था, REG 014 में आपने अप्लाई किया था, और प्रॉपर ऑफिसर आपने जो चेंजेस के लिए अप्लाई किया था उसका जवाब किस फॉर्म में देगा? REG 15 में। REG 15 में उसका आंसर देगा कि आपका जो चेंजेस आपने बताए हैं वो हमने कंडक्ट कर लिए हैं। हो सकता है वो प्रॉपर ऑफिसर आपको GST डिपार्टमेंट बुलाए और आपको प्रूफ प्रेजेंट करने के लिए बोले, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। या फिर और एडिशनल प्रूफ मांग ले आपसे कि हाँ, जैसे पार्टनर चेंज हुआ तो पार्टनरशिप डीड चेंज होती है, तो वो नई पार्टनरशिप डीड मांगेगा कि आप बोल रहे हो A नहीं है, C आ चुका है आपकी फर्म में, तो आप नई पार्टनरशिप डीड दीजिए। वो आप ऑलरेडी उसे देंगे। कुछ और कंफ्यूजन हो, एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर उसे मांगना है तो वो मांग सकता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ये प्रेमाइसेस अब मेरी रेंटेड नहीं है, मेरी ओन्ड प्रेमाइसेस, आपने रजिस्ट्री का प्रूफ दे दिया उसे, वो एडिशनल कुछ और मांग ले अपने रेफरेंस के लिए, अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा वो आपके नाम पर ही आएगा क्योंकि आप ओनर है, तो वो मांग सकता है आपसे, कुछ इस टाइप की चीजें वो मांग सकता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। सो हमारे पास टाइम कितना है, ध्यान देखिए, दोनों में टाइमलाइन ले ली इन्होंने कि हमारे पास अगर कोई चेंज होता है तो विद इन 15 डेज वी हैव टू अप्लाई फॉर चेंज, जो भी चेंज हुआ है REG 14 में। हमने चेंज के लिए अप्लाई कर दिया, उसके 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को रिप्लाई देना है और डिपार्टमेंट को वो चेंज जो करेगा वो REG 15 में आपको भेजेगा। इफेक्टिव डेट क्या होगी अमेंडमेंट की, जो भी इवेंट हो, जिस भी डेट पर वो चेंज हुआ होगा वो इफेक्टिव डेट होगी, ठीक है। मतलब हो सकता है अगर आप एग्जाम्पल लेके देखें तो इट कैन बी पॉसिबल कि मैंने फर्स्ट 1/1/10 को मेरे 1/1/20 को सॉरी मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैंने विद इन 15 डेज 10/1 को डिपार्टमेंट में अप्लाई किया कि आप मेरा चेंज कर दीजिए, और डिपार्टमेंट ने भी विद इन 10 डेज दैट इज 20 जनवरी को वो चेंज ओके कर दिया, REG 15 मेरे पास भेज दिया, तो इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या मानी जाएगी, 1, ठीक है ना। सब काम अगर सारे काम अगर आपने टाइमली किए हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ चेंज विल बी 1/1/2020, ठीक है। चलते हैं आगे। अदर पॉइंट्स बोल रहे हैं इफ चेंज ऑफ लीगल नेम, की मैनेजरियल पर्सन, KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सन, देन इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल रजिस्ट्रेशन ऑन द सेम पैन। आपका कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस 4 स्टेट्स में हो रहा है, आप कह रहे हैं मुझे बिजनेस का नाम बदलना है, तो ऐसा होता है क्या इस स्टेट में नाम बदलना है उस स्टेट में नहीं बदलना है, ऐसा होता है क्या, नहीं। वो सेम पैन पर बिजनेस है तो आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस सारे पैन पे मतलब सारे रजिस्ट्रेशन पे चेंज हो जाएगा। अगर आपके 10 स्टेट में बिजनेसेस हैं तो आपके 10 स्टेट्स में नाम चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट में हो गया दूसरे में नहीं हुआ। इफ चेंजेस रिलेटेड टू, अब ये देखिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ चेंजेस रिलेट टू एनीथिंग अदर देन क्लॉज ए, मतलब क्लॉज ए में हमने क्या पढ़ा, ये है क्लॉज ए आपका बेसिकली, इसमें बोल रहे हैं लीगल नेम चेंज हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हुआ, या फिर कर्ता या इंपॉर्टेंट पर्सन आपका बिजनेस में चेंज हो जाता है, तो उसमें ये प्रोसेस है। ये बोल रहे हैं अगर इसके अलावा कुछ चेंज है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गया, तो इतना मेजर चेंज नहीं है, माइनर चेंज है, तो ये क्या बोल रहे हैं, देन चेंजेस विल बी मेड ओनली बाय एप्लीकेशन अंडर 14, तब सिर्फ आपको एप्लीकेशन अंडर 14 डालनी है। तो क्या नहीं होगा इसमें, REG 15 में जो रिप्लाई आ रहा था ना डिपार्टमेंट का, वो नहीं आने की जरूरत, सिर्फ मतलब अप्लाई करना है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अप्लाई करके। अब ईमेल एड्रेस चेंज हो गया, अब आपको क्या लगता है प्रॉपर ऑफिसर क्या बोलेगा उसमें, आपको क्या प्रूफ मांगेगा आपसे या क्या अपोज करेगा, ऐसा होगा हमने बोला कि हमारा ईमेल एड्रेस सर चेंज हो गया है, प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा नहीं चेंज मत करो, पुराने वाले से ही काम करो। सर मेरा फोन नंबर चेंज हो गया, नहीं पुराने वाले से ही काम करोगे। तो आप बात को समझ रहे हैं, राइट। सो लॉजिकल बात है कि अगर कोई माइनर चेंजेस हैं तो उसमें प्रॉपर ऑफिसर का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो 15 दिन में ऑर्डर पास करेगा, हाँ ओके हो गया, इट विल बी ऑटोमेटिकली डीम्ड ओके, ठीक है। अगर पैन नंबर ही चेंज हो गया आपका, सर हमारा पैन ही चेंज हो गया, फिर क्या होगा, सर पैन नंबर का चेंज इज नॉट अ चेंज, आप बात को समझिए, पैन नंबर का चेंज नहीं माना जाएगा, वो आपको फिर फ्रेश एप्लीकेशन देनी पड़ेगी REG 01 में। ऐसा क्यों सर, हम थोड़ा वापस जाएं तो हमने क्या पढ़ा था, GST अगर हम देखते हैं, एक मिनट रुकिए, लेट अस गो बैक टू, ऊपर आ गए, लेट अस गो बैक टू द GST नंबर, यस, देखिए GST नंबर के जो बीच के 10 डिजिट्स होते हैं ये आपका पैन होता है। आप बोल रहे हैं सर मेरा पैन ही चेंज हो गया है, फॉर सम रीजन, वट एवर रीजन, मुझे उससे मतलब नहीं है, होता है कई बार, ठीक है, पैन ही चेंज हो गया मेरा, तो डिपार्टमेंट बोलता है बॉस नया रजिस्ट्रेशन ले लो, ठीक है, इसको कराओ कैंसिल, नया रजिस्ट्रेशन ले लो। पैन का चेंज, ये रूल 20 वाला चेंज नहीं माना जाएगा कि हाँ आप चेंजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये तो आपने मतलब कहते हैं ना अस्तित्व ही बदल दिया कि पैन चेंज हो गया, मतलब अब तो नया रजिस्ट्रेशन ही ले लीजिए क्योंकि आपको एक नया GST नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है, पैन चेंज हो गया तो मतलब GST नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज होना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि नहीं अब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चेंजेस में कवर नहीं होता पैन की, पैन चेंज कर दिया तो अप्लाई कर दिया REG 14 में, REG 14 वाला नहीं चलेगा अगर पैन चेंज हुआ है, तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, REG 01, वही कहानी दोबारा से फॉलो करनी पड़ेगी। चेंजेस इन ईमेल एड्रेस,
एंड मोबाइल नंबर विल बी डन थ्रू EVC ओनली। एक OTP आता है, तो EVC इज इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। सो कुछ नहीं होता, OTP का एक फैंसी नाम दे दिया है इन्होंने। तो बेसिकली आप कुछ भी करते हैं, रिटर्न भी फाइल करते हैं, तो उसमें वेरिफिकेशन होता है कि ये आपने ही किया है। जैसे मान लो किसी हमेशा जैसे होता है ना, कोई भी आप बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके पास OTP आता है। सो इन दिस ऑल्सो फॉर एनीथिंग यू डू देयर इज एन कंफर्मेशन दैट इज सेंड टू यू कि भाई आप इसको कंफर्म करिए, ठीक है। तो EVC आता है आपके पास, OTP से वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बट नथिंग विल स्टैंड अमेंडेड फ्रॉम एन अर्लियर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कुछ और बात बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बट नथिंग विल स्टैंड अमेंडेड फ्रॉम एन अर्लियर डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ REG 14 एक्सेप्ट। वो कह रहा है कि आपने REG 14, जैसे इस एग्जाम्पल पे जाते हैं, ये REG 14 आपने फाइल किया इस डेट पर, मान लेते हैं, तो उससे पहले का कोई इधर आके, हाँ जी, सो आपने अगर REG 14 जिस दिन फाइल किया, मतलब अप्लाई किया जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन चेंज के लिए, उससे पहले की किसी डेट से एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा चेंज, अनलेस कमिश्नर ऑर्डर करे, ठीक है। कमिश्नर ऑर्डर करेगा तभी उसको पिछली डेट से चेंज माना जाएगा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव चेंज माना जाएगा, ओनली व्हेन इट इज ऑर्डर्ड बाय द कमिश्नर, ठीक है। अब प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, कई बार ये भी तो हो सकता है, अभी तक हमने जो बात की, हमने बोला कि हाँ हमने 10 दिन के अंदर भेज दिया एप्लीकेशन, 15 दिन के अंदर, डिपार्टमेंट ने भी 15 दिन के अंदर ओके कर दी। व्हाट इफ डिपार्टमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, और व्हाट इफ डिपार्टमेंट इज आस्किंग फॉर मोर प्रूफ, तो उस केस में देखते हैं क्या होता है। असेसी ने एप्लीकेशन भेजी REG 14 में, डिपार्टमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? डिपार्टमेंट एक शो कॉज नोटिस भेजता है REG 03 में। डिपार्टमेंट एक शो कॉज नोटिस भेजता है REG 03 में। वाई नॉट टू बी रिजेक्टेड, मतलब डिपार्टमेंट बोलता है, अपने रीजंस रिकॉर्ड करता है। शो कॉज नोटिस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। शो कॉज नोटिस बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, शो कॉज मतलब डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, आपने जो एप्लीकेशन दी है डिपार्टमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। अब डिपार्टमेंट आपसे बोलता है आप कॉज शो करो कि मैं ऐसा क्यों करूं, आप कॉज शो करो कि मैं रिजेक्ट क्यों ना करूं आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब अगेन एक तरह से बेसिकली शो कॉज नोटिस इज अ chance given to the assessee to prove why this application should not be rejected। मैं आपकी एप्लीकेशन क्यों ना रिजेक्ट करूं, उसका कारण बताओ मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से इस रीजन की वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कितना, विद इन 7 days यू विल हैव टू रिप्लाई टू द प्रॉपर ऑफिसर। आप किस फॉर्म में रिप्लाई करेंगे? REG 04 में। क्या अगर सर मान लीजिए हमने रिप्लाई ही नहीं किया, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा रीजन दे दिया या ऐसा प्रूफ मांग लिया डिपार्टमेंट ने जो हमारे पास है ही ना, और हम उसे रिप्लाई ही ना कर पाए, तो क्या होगा? रिजेक्शन हो जाएगा बॉस। आपने अप्लाई किया था ना चेंज के लिए, रिजेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन किस फॉर्म में होगा? REG 05 में, ठीक है। लेकिन अगर हमने सर रिप्लाई कर दिया और हमने जो डिपार्टमेंट प्रूफ मांग रहा था वो दे दिया, तो क्या होगा? अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया तो ओके कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने 7 days के अंदर रिप्लाई नहीं किया, आपका जो अमेंडमेंट या जो आप चेंज चाह रहे थे रजिस्ट्रेशन में, वो डीम्ड ओके हो जाएगा बॉस, मान लिया जाएगा कि वो ओके है। सो बेसिकली डिपार्टमेंट के पास ओके करने का कितना टाइम है? जब आपका रिप्लाई जाएगा उसके 7 दिन का। आपके पास भी जवाब देने के लिए 7 दिन का टाइम है, डिपार्टमेंट के पास भी 7 दिन का टाइम है उसको ओके या नॉट ओके करने के लिए। अगर कुछ नहीं करता है या तो नॉट ओके कर दे, अगर कुछ नहीं करता है तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि ओके है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट रिप्लाई नहीं करता है, मान लेते हैं व्हाट इफ डिपार्टमेंट डज नॉट रिप्लाई, जैसे आपने अप्लाई किया फॉर्म के लिए, ये इस रिप्लाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ वाले रिप्लाई की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ तो डिपार्टमेंट ने रिप्लाई कर दिया था REG 03 में, शो कॉज नोटिस भेज दिया था। मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपके जो पहला एप्लीकेशन था उसमें रिप्लाई ही नहीं किया, तब क्या होगा? इफ नो एक्शन इज टेकन विद इन 15 days डीम्ड ओके रजिस्ट्रेशन। समझ में आया? एक बार और बता देता हूं मैं, आइए। आपने अप्लाई किया, डिपार्टमेंट नॉट सेटिस्फाइड है, उसने आपको शो कॉज भेजा, आपने उसका 7 days के अंदर रिप्लाई करना है, डिपार्टमेंट के पास जाएगा, डिपार्टमेंट को उसका 7 days के अंदर ओके या नॉट ओके करना है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है तो डीम्ड ओके मान लिया जाएगा,
ठीक है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। नीचे वाला जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पर ये प्रोसेस यहीं रुक गया, ये आगे कार्रवाई हुई नहीं, डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया आपके REG 14 का। बॉस 15 डेज तक तो माना जाएगा, या तो रिजेक्ट कर दो, या तो रिजेक्ट कर दो। अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे हो, 15 डेज तक रुकेंगे। 15 डेज में अगर डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, डीम्ड ओके यहीं मान लिया जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए, सो ये जो 15 डेज की लिमिट है वो इस यहाँ इस वाले स्टेप के लिए, अगर गाड़ी इससे आगे बढ़ी ही नहीं, उन्होंने आगे कोई बात ही नहीं की, कुछ शो कॉज नोटिस ही नहीं दिया, तो बॉस 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है डिपार्टमेंट को। इधर यू ओके, यू से रिजेक्ट कर रहे हैं हम, या फिर कुछ नहीं कर रहे, तो 15 दिन में डीम्ड ओके मान दिया जाएगा, चेंज एप्लीकेबल हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमने जो ये जो एप्लीकेशन है ये कैंसिलेशन के लिए है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है बॉस। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल दो तरीके से होता है, हम अभी बात करेंगे नीचे, बट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एक रजिस्ट्रेशन हम आगे पढ़ेंगे जिसमें डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से कैंसिल कर देता है, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कैंसिलेशन के लिए, ठीक है ना, हमें कैंसिल कराना है। हो सकता है हम बिजनेस बंद कर रहे हो सकता है हम अब हमारा जैसे बिजनेस बंद नहीं कर रहे, लेकिन जैसे लिमिट है 40 लाख की लिमिट है, तो हमारा जब बिजनेस चालू किया था 50 लाख चल रहा था टर्नओवर 3-4 साल से, अब एकदम टर्नओवर डाउन आ गया है, 20 लाख का टर्नओवर होता है। हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं 20-20 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, और लिमिट क्या है, हम गुड्स में डील कर रहे हैं नॉर्मल स्टेट में, तो नॉर्मल स्टेट्स में गुड्स में अगर डील कर रहे हैं तो लिमिट क्या है, 40 लाख रुपीज रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम उस थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, एक साल हमने सोचा हो सकता है बिजनेस बढ़ जाए, तब नहीं बढ़ा, हमने रजिस्ट्रेशन कैरी ऑन कर लिया। फिर हमने सोचा फिर बिजनेस बढ़ेगा, इस साल भी नहीं बढ़ा, तो अब हम कह रहे हैं कि अब नहीं बढ़ने वाला बिजनेस, ऐसे ही रहना है थ्रेशोल्ड से काफी नीचे। तो हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट को कि बॉस कैंसिल कर दो, वी डू नॉट नीड रजिस्ट्रेशन एनी मोर बिकॉज वी आर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट। सो उसका रूल देखते हैं, रूल नंबर 40 गवर्न करता है इसे। रूल नंबर 40 क्या बोल रहा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन TCS TDS एंड UIN, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, और TCS TDS के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, बाकी सबके लिए अप्लाई होता है। तो देखिए किस किस की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, रेगुलर पर्सन की, आपका NRTP की बात हो रही है, NRTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सभी की बात हो रही है एक्सेप्ट TDS TCS एंड UIN, ठीक है। इनको क्या करना है, शैल सबमिट एन एप्लीकेशन इन फॉर्म REG 16। REG 16 में इन्हें अप्लाई करना है, किस किस चीज की, अच्छा REG 16 जब फॉर्म फाइल करेंगे, व्हाट ऑल डिटेल्स डू दे हैव टू गिव, क्या क्या चीज की डिटेल देनी पड़ेगी, ये देखना इंपॉर्टेंट है। इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, क्या क्या इनपुट स्टॉक में है, मतलब क्या क्या स्टॉक में रखा हुआ है आपके पास। इनपुट्स हो सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, हो सेमी फिनिश्ड हो सकते हैं, इनपुट्स हो सकते हैं फिनिश गुड्स। तो बेसिकली स्टॉक में क्या क्या पड़ा हुआ है, चाहे वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो, इनपुट्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। स्टॉक कितना पड़ा है बेसिकली उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। कैपिटल गुड्स कितने पड़े हैं आपके पास, उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। क्या कोई टैक्स लाइबिलिटी है एज ऑन डेट, जिस दिन आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस दिन कोई टैक्स लाइबिलिटी है आपकी, तो वो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली बहुत छोटा सा फॉर्म है, 16 फॉर्म में आपकी ये डिटेल्स देनी है, एक तो स्टॉक, और दूसरा कैपिटल गुड्स, और तीसरा आपकी कोई लाइबिलिटी है क्या, अभी कोई पेमेंट वगैरह करना है डिपार्टमेंट को, रह गया है क्या कुछ ड्यू, इस महीने का हो सकता है कुछ बचा हुआ हो, तो वो जो भी है उसका पेमेंट आपको करना है। अच्छा, एक चीज बता देता हूं आपको, कैंसिलेशन तभी ओके करेगा डिपार्टमेंट जब आपके अगर कोई भी ड्यूज होंगे, कोई लाइबिलिटी अगर निकल रही होगी तो उसका पेमेंट आपने कर दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता इस महीने के मेरे को 50,000 रुपए देने हैं डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट से मैं बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, और डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन विदाउट यू मेकिंग द पेमेंट टू द डिपार्टमेंट। सो लॉजिकली ऑल्सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। ये मत सोचना डिपार्टमेंट अपने पैसे छोड़ देगा। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ क्या बोला कि अगर कोई लाइबिलिटी है तो पहले उसका पेमेंट करो, पेमेंट की डिटेल साथ में बताओ हमें कि बॉस ये देखो हमने पेमेंट कर दिया है, हमारी अब कोई लाइबिलिटी नहीं बचती, एंड नाउ वी आर अप्लाइंग फॉर कैंसिलेशन, ठीक है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है बॉस, मैं बता रहा हूँ डिपार्टमेंट
सॉरी, डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा टिल द टाइम यू पे योर ड्यूज। ठीक है। रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टेन केसेस, वो क्या ऐसे केसेस हैं जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। डज नॉट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ, आप जिस जगह से बोल रहे हैं कि मैं बिजनेस यहाँ से करता था, आप लेकिन वहां से बिजनेस कर नहीं रहे हैं, ये डिपार्टमेंट कब कैंसिल करेगा आपका रजिस्ट्रेशन, उसकी बात है। ठीक है। डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से आप बोल रहे हो वहां से डिपार्टमेंट को पता चला, जहां से आप बिजनेस कह रहे हो इतने सालों से प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा यहाँ पर है, आप बिजनेस वहां से कंडक्ट नहीं कर रहे, कहीं और से कंडक्ट कर रहे, तब कैंसिलेशन के लिए डिपार्टमेंट आपको बोल सकता है। आपने कुछ बिल्स या इनवॉइस इशू कर दिए विदाउट एक्चुअल सप्लाई, एक्चुअल में गुड्स बेचे नहीं है लेकिन फर्जी इनवॉइसेस, बेसिकली क्या है, बोगस इनवॉइसेस या फर्जी इनवॉइसेस आप इशू करते जा रहे हो, डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया, उठा के आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा बॉस। violates the provision of section 171 of the act or rules made thereunder, ये क्या है, एंटी प्रॉफिटेरिंग। मतलब बेसिकली एंटी प्रॉफिटेरिंग एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, जीएसटी में आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी बहुत बात कभी होगी तब मैं बता दूंगा एंटी प्रॉफिटेरिंग क्या होता है। बेसिकली डिपार्टमेंट ने बोला है कि आपको बेनिफिट आगे पास ऑन करना है और आप पास ऑन नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, कभी और इसके बारे में बात करेंगे। बस आप ये मान लीजिए कि एंटी प्रॉफिटेरिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको आप वायलेट कर रहे हैं, तब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है। सो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, नाउ वील कम टू सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। So now we'll start with suspension of registration. Basically what is suspension? See, मैंने अगर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया आज, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 जनवरी को मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, 20th जनवरी को कैंसिलेशन हो गया। What about the period between 1 and 20? What about the period between 1 and 20th जनवरी? उस पीरियड के बीच की बात करते हैं, तब तक क्या इफेक्ट रहेगा मेरे रजिस्ट्रेशन का। तो डिपार्टमेंट बोलता है इस बीच में जब आपने अप्लाई किया और जब एक्चुअल आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया, उस बीच के पीरियड को हम मानेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड था, सस्पेंडेड था। अब सस्पेंशन का क्या फायदा है वो देखते हैं। ये सस्पेंशन लाए क्यों, मतलब इस बीच में नॉर्मली चलने देते नहीं, आपने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए आज से, तो आप कुछ तो रीजन होगा ना कि आपका बिजनेस ही सर बंद हो गया है, राइट। चलिए, तो आपको उस बीच पीरियड के लिए क्यों रजिस्टर्ड माने। Where application for cancellation is made, the registration is deemed to be suspended. कब से? From the date of submission of application, जिस दिन आपने सबमिट किया एप्लीकेशन, from the date on which cancellation is sought. हो सकता है आप 1 जनवरी को अप्लाई करें कि मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल 10 जनवरी से चाहता हूं क्योंकि इस दिन मैं अपना बिजनेस बंद करूंगा, ऐसा भी हो सकता है, whichever is later. तो यहाँ पर जो भी लेटर होगा उस डेट से कैंसिलेशन सस्पेंडेड माना जाएगा जब तक कि फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते। हो सकता है ऑर्डर आए कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था वो कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट में, हो सकता है कैंसिलेशन डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो जब तक ऑर्डर आ रहे हैं तब तक के लिए सस्पेंडेड माना जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। When PO cancels the registration under Rule 21, he may suspend the registration. अच्छा पहले ये वाला देखते हैं हम, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इफ सस्पेंडेड अंडर रूल 1 और, चलिए सेकंड बता देता हूँ आपको पहले। सो बेसिकली सस्पेंशन इस केस में होगा जब हमने अप्लाई किया और डिपार्टमेंट का ऑर्डर आना है, तो बीच के पीरियड के लिए सस्पेंडेड माना जाएगा। एक हमने अभी ऊपर देखा कि डिपार्टमेंट अपनी पावर से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, उसके हमने 3 सर्कमस्टांसेस देखे। जब आप कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहे हो, या तो आप जिस जगह से आप बिजनेस कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ उस जगह से बिजनेस कर ही नहीं रहे, कहीं और से कर रहे हो, कैंसिल हो जाएगा। आप इनवॉइस वगैरह नहीं दे रहे, फर्जी सप्लाई कर रहे हो गुड्स की विदाउट इनवॉइस, या फिर इनवॉइस फर्जी है आपके, सप्लाई हो नहीं रही, इनवॉइस काटे जा रहे हो, इनपुट अवेल करा रहे हो किसी को बेमतलब का, ठीक है, या फिर आपने एंटी प्रॉफिटेरिंग वगैरह कुछ की है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपका कैंसिल कर देगा। ठीक है, लेकिन आप समझिए बात को, डिपार्टमेंट जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो हो सकता है डिपार्टमेंट को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर डिपार्टमेंट के पास जो रीजन है कुछ गलतफहमी हो गई हो डिपार्टमेंट की, हो सकता है आपकी जगह किसी और की बात हो रही थी लेकिन आपको उसने भेज दिया, पॉसिबिलिटी है। तो कभी भी जब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, सो देयर इज अ टाइम विच इज गिवन टू यू, और आपको एक मौका भी दिया जाता है कि आप उसको रिफ्यूट कर सकें, आप उसे अपोज कर सकें। ठीक है, कि सर आप जो कह रहे हैं
वो मेरे साथ केस ऐसा नहीं है, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, वट एवर रीजन देयर माइट बी, you will get a chance to uh, fight that notice of cancellation given by the department. ठीक, तो उस ड्यूरेशन के लिए, जब तक वो फाइनल हो जाएगा, उस ड्यूरेशन के लिए क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड माना जाएगा. ठीक है, ये देखिए, he may suspend the registration after giving a person a reasonable opportunity of being heard from the date determined by him. मतलब बेसिकली जब डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो वो पहले बोलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप मुझे रीजन बताओ क्यों ना करूँ, शो कॉज भेजता है, आप मुझे रीजन बताओ क्यों ना करूँ. ठीक है, तो जब तक, और उसके बाद 10-15 दिन में वो कैंसिल कर देगा अगर आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो इन 10-15 दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड माना जाएगा. मतलब जब से आपके पास नोटिस आया और जब तक एक्चुअल कैंसिलेशन हो रहा है तब तक के बीच का पीरियड आपका सस्पेंडेड माना जाएगा. सस्पेंशन का फायदा क्या है? सस्पेंशन का फायदा देखिए, चाहे वो रूल 1 हो, मतलब आपका खुद एप्लीकेशन करना कि सर कैंसिल कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, या फिर वो रूल 2 हो, डिपार्टमेंट का आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना उसके ओन मोशन पे. दोनों ही केसेस में ड्यूरिंग सस्पेंशन कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी. मतलब किसी भी चीज पर जीएसटी चार्ज आप नहीं कर सकते. आप अगर सप्लाई कर भी रहे हैं तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते. नो टैक्सेबल सप्लाई. बिजनेस करने से तो कोई नहीं रोक सकता बॉस. ठीक है, सप्लाई तो होगी लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होगी. ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जीएसटी नहीं कलेक्ट करेंगे. नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39. तो सेक्शन 39 में जो रिटर्न्स बोले गए हैं वो रिटर्न्स आपको फाइल नहीं करने. ठीक है ना, तो सही बात है, मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट ने बोला कैंसिल कर देंगे, तो भाई इस दौरान, इस बीच में मैं क्यों रिटर्न फाइल करूं? रिटर्न फाइल करने के लिए मना कर दिया. ठीक है, सस्पेंशन अंडर रूल 1 and 2 विल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड व्हेन प्रोसीडिंग्स आर ओवर. जैसे ही डीम्ड टू बी रिवोक्ड, कहना सस्पेंशन हटाया माना जाएगा. सर अभी तो लगाया था, हटाया क्यों? अरे बॉस, जब कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया 20th को तो सस्पेंशन अपने आप हट जाएगा. अब तो कैंसिल हो गया, अब सस्पेंशन की क्या जरूरत. ठीक है ना, तो जैसे ही प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएंगी सस्पेंशन हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा. ठीक है, या तो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा उसको, या हो सकता है डिपार्टमेंट ना कैंसिल करे, आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहे, सस्पेंशन हट जाएगा, वॉट एवर केस देयर माइट बी. ठीक है, नाउ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. कैंसिलेशन होगा कैसे? अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या केसेस हैं, सस्पेंशन कैसे होगा उस ड्यूरेशन में, लेकिन कैंसिलेशन कैसे होगा, मतलब डिपार्टमेंट क्या ऑर्डर इशू करेगा, कैसे होगा. Where PO has reasons to believe that registration is to be cancelled, issue notice in form REG 17. So basically ये वो वाला केस है कि जब डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए तो वो एक नोटिस इशू करता है REG 17 में. आस्क हिम टू शो कॉज. मैंने आपको बताया अभी डिपार्टमेंट, अभी जब हमारी बात हुई कि डिपार्टमेंट आपसे बोलेगा शो कॉज करने के लिए, रीजन दो क्यों ना करूं कैंसिल. ठीक है, आपको 7 दिन में उसका जवाब देना है डिपार्टमेंट को. ठीक है, आप जो जवाब देंगे वो REG फॉर्म 16 में देंगे. ठीक है, 18 में देंगे. अब क्या होगा, या तो देखिए, ध्यान से देखिए इसको क्या लिखना चाहा है, या तो आपने अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए. ठीक है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन लाइबल टू बी कैंसिल्ड है, मतलब डिपार्टमेंट के पास ऐसे रीजंस थे कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, वॉट एवर केस देयर माइट बी. आपने किया या डिपार्टमेंट ने आपका किया रजिस्ट्रेशन कैंसिल. प्रॉपर ऑफिसर को विद इन 13 days ऑफ एप्लीकेशन, या फिर जो शो कॉज नोटिस उसने दिया है उसमें उससे 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा उसे. ठीक है, कैंसिल करना पड़ेगा 30 days के अंदर. और आपको वो बोल देगा अगर कुछ अरियर्स होंगे, कुछ पेमेंट वगैरह आपकी तरफ से ड्यू होगा, या इंटरेस्ट या पेनल्टी कुछ आपकी तरफ से ड्यू होगी तो वो आपको पे करना पड़ेगा. इफ शो कॉज नोटिस इज ओके देन प्रोसीडिंग्स कैंसिल्ड. मतलब अगर शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट ने आपको दिया कि आप शो कॉज दो कि क्यों कैंसिल ना करूं, आपने कोई ऐसी शो कॉज कर भी दी कि ऐसा ये जो आपने नोटिस भेजा है ये हम पे अप्लाई नहीं होता, या फिर जो आप कह रहे हैं ये मेरे बारे में, मेरे बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है, किसी और ने किया, या फिर उसने बोला कि आपने कोई भी कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और आपने उसका प्रूफ दे दिया कि बॉस देखिए ये जो आप कह रहे हैं दिस रीजन इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, सो आप अपनी प्रोसीडिंग्स कैंसिल करिए, ये रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल मत कीजिए. ऑर्डर किस में पास होगा? REG 20 में, मीनिंग रजिस्ट्रेशन नॉट कैंसिल्ड एज प्रॉपर
शो कॉज शोन फ्रॉम द सेम, मतलब आपने जो भी शो कॉज देना था आपने कॉज प्रॉपर शो कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। सब रूल 3 विल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू लीगल हेयर, मतलब ये लीगल हेयर के केस में ये रूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, कैंसिल हो भी गया, लेकिन अब मुझे किसी रीजन से वो कैंसिल कराना नहीं था, मुझे वापस से रजिस्ट्रेशन चाहिए अपना, तो इसे बोलते हैं रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, मतलब रिवोक करने का मतलब होता है वापस लेना किसी भी चीज को, जो एक्ट हो चुका है उसे रिवर्स कर देना। ठीक है, सो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन हो चुका है उसे वापस लेना। वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन हैज बीन कैंसिल्ड बाय पीओ, या तो पीओ ने कैंसिल कराया या फिर ओन मोशन, ऑन हिज ओन मोशन, या फिर हमने खुद ही कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डाली थी। रजिस्टर्ड पर्सन REG 21 में एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर आएगा कैंसिलेशन का उसके 30 दिन के अंदर आपको रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है REG 21 में। ठीक है, तो मेरे पास 1 जनवरी को अगर ऑर्डर आया तो 30 जनवरी तक मुझे अप्लाई करना है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, उसके मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब मैं 4 महीने बाद मेरा कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, 4 महीने बाद मैं एकदम से जागा एंड आई से टू द डिपार्टमेंट दैट डिपार्टमेंट आप मेरा जो कैंसिल हुआ है रजिस्ट्रेशन उसको रिवोक कर दीजिए, डिपार्टमेंट कहेगा घर जाइए आप, नहीं होगा ये सब। सो दिस लिमिट इज फॉर 30 days ओनली, 30 days के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं सारी डिटेल्स उन्हीं सब पर आपका रिवोक हो जाएगा अगर पॉसिबल हुआ तो। But if cancellation due to failure of filing the returns, then no revocation. अगर आपने जो रेवोकेशन जो कैंसिलेशन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे थे, सो देयर इज अ क्लॉज इन द लॉ कि अगर आप इतने ड्यूरेशन तक 3 महीने तक या 6 महीने तक जो भी लिमिट है अलग अलग, तब तक आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते, 3 महीने हो गए रिटर्न ही फाइल नहीं किया, 6 महीने हो गए रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट के पास पावर होती है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। तो मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किए थे इसलिए डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, और फिर कैंसिलेशन का आपके पास ऑर्डर आ गया, फिर आप रेवोकेशन की रिक्वेस्ट डाल दें REG 21 में कि बॉस मेरा कैंसिलेशन तो आपने कर दिया, अब इसको रिवोक कर दीजिए आप। ठीक है, विद इन 30 days आपने अप्लाई कर दिया, वो कह रहे हैं अगर फेलियर टू फाइल द रिटर्न की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं होगा जब तक आप जितने रिटर्न्स थे 3 महीने के, 6 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, वो सारे रिटर्न्स फाइल ना कर दें, जितना टैक्स का पेमेंट आपको करना था डिपार्टमेंट को उतना पेमेंट ना कर दें, जितना इंटरेस्ट था उसके लेट पेमेंट पे, टैक्स के लेट पेमेंट पे जितना इंटरेस्ट था वो आप डिपार्टमेंट को ना पे कर दें। ये सारी कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होंगी आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वो रिवोक नहीं होगा। ठीक है, so this is they are talking about a special case where your registration was cancelled. Why? Because of failure to file the return. आपने रिटर्न्स नहीं भरे थे कुछ महीनों तक, इसलिए डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। तो जब तक आप रिटर्न भर नहीं देंगे, टैक्स जमा करा नहीं देंगे, इंटरेस्ट उसके ऊपर पे कर नहीं देंगे, रिवोक नहीं होगा आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम कैंसिलेशन टू रेवोकेशन ऑल द रिटर्न ऑफ दिस पीरियड मस्ट बी फिल्ड। देखिए, आप रेवोकेशन की कैंसिल हो गया, फिर आपने रेवोकेशन की रिक्वेस्ट डाली तो वो रिवोक हो गया, तो वो बीच का पीरियड भी तो रहेगा ना, जहां पर जैसे मान लीजिए ये पीरियड है, या आपने कहाँ गया, कर्सर ही गायब हो गया, चलिए ये कैंसिलेशन का पीरियड है, यहाँ पे रेवोकेशन हो गया, मतलब इसके पहले के रिटर्न भरे हुए हैं, जब रिवोक हो जाएगा उसके बाद के हम रिटर्न्स भर देंगे, लेकिन इस बीच के पीरियड का क्या, तो वो कह रहे हैं इस बीच के पीरियड के भी रिटर्न्स आपको भरने पड़ेंगे, बिकॉज आप तो यही चाह रहे हैं ना कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो मतलब यहाँ के बीच के रिटर्न भी आपको भरने पड़ेंगे विद इन 30 days फ्रॉम द रेवोकेशन ऑर्डर। ये जो ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर इस पीरियड के रिटर्न भी आपको भरने पड़ेंगे बॉस। When registration cancelled with retrospective effect, then all returns from, basically अगर किसी पुराने टाइम से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो बॉस उस टाइम से तब तक के रिटर्न्स भरने हैं, तो रिटर्न्स तो पूरे भरने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर पीओ सेटिस्फाइड होता है, अगर पीओ सेटिस्फाइड होता है कि आपका जो रिटर्न कैंसिलेशन है उसे रिवोक करना है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा से इंस्टॉल करना है कि ओके यू आर रजिस्टर्ड अगेन, तो वो
रिवोक कर देगा आपका कैंसिलेशन। अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं होता है तो जो आपने एप्लीकेशन दी है REG 21 में, उसे वो REG 05 में रिजेक्ट कर देगा। बेसिकली रिजेक्शन का REG 05 है, ठीक है ना। हर जगह रिजेक्शन अगर करना हो REG 05 में होगा। रजिस्ट्रेशन किस में मिलता है? REG 06 में। तो 5 में कैंसिल हो जाता है, मतलब मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि नहीं करना रजिस्टर। 6 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। रीजन फॉर द अबव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो जो रीजन होगा कि क्यों मैंने कैंसिल किया या क्यों मैंने अलाउ कर दिया, वो उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पर्सन REG 21 में बोलेगा डिपार्टमेंट को कि आप हमारा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ है उसे रिवोक कर दीजिए। पीओ सेटिस्फाइड नहीं है या फिर एडिशनल प्रूफ मांग रहा है तो वो आपसे REG 23 में प्रूफ मांगेगा। फिर आप REG 24 में रिप्लाई करेंगे, फिर पीओ एक्सेप्ट कर लेगा तो REG 22 में उसे ओके कर देगा कि ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ था उसे रिवोक कर रहे हैं। अगर रिजेक्ट करना होगा तो 5 में ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रेमाइसिस है, ये प्रोमाइसिस नहीं है, ठीक है। प्रेमाइसिस इन सर्टेन केस हो सकता है, कई बार ऐसा भी रूल है। वैसे जनरली नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता, बट कभी कभी मन किया प्रॉपर ऑफिसर का, कुछ सस्पिशन है उसे, व्हाटएवर रीजन देयर माइट बी, तो हो सकता है वो आपके बिजनेस का जो प्रेमाइसिस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने भी आए। So PO thinks that physical verification of premises is necessary, then he may do so. उसको हो सकता है वो वेरिफिकेशन करे और REG 30 में वो उसे अपलोड कर देगा। चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही है। मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन मतलब देखिए GSTN पोर्टल जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है, कंप्लीटली ऑनलाइन पोर्टल है। मैं आप एक डेमो क्लास भी दूंगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं, क्या होता है, कब कब। चलिए, तो उसे वेरीफाई, जैसे कोई भी रिटर्न आपने फाइल किया, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने की कि हाँ ये मैं फाइल कर रहा हूँ, तो वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई कराना जरूरी होता है कि हाँ भाई आप ही कर रहे हैं वो, जो भी चेंज करना है या रिटर्न फाइल करना है, जो पेमेंट करना है, तो वो आप ही कर रहे हैं, ये होना जरूरी है। बिकॉज व्हेन समथिंग इज ऑनलाइन इट कैन बी डन बाय समबडी एल्स आल्सो। सो वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है हर स्टेप पे। तो मतलब आप कुछ भी करते रहिए GST पोर्टल पे, जब आप उसे फाइनल ओके करेंगे ना तब वो आपसे वेरिफिकेशन जरूर मांगेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं भाई भाई कि कुछ भी किसी ने भी आगे चेंज कर दिया। आज हो सकता है मेरा GST का पासवर्ड, यूजर ID पासवर्ड 10 लोगों के पास हो, लेकिन 10 लोग चेंज नहीं कर सकते उसमें कुछ भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन होता है। अब वेरिफिकेशन दो मोड से होता है, EVC और DSC। DSC क्या? डिजिटल सिग्नेचर्स आप सबको पता होंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते हैं। इट्स लाइक अ पेन ड्राइव। ये एक अथॉरिटी है, वहाँ से इशू होता है और वो आपके पास रहता है। और आप अगर डिजिटली किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना चाहें, यू जस्ट पुट इन द पेन ड्राइव। उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपको अपना कोड डालना पड़ता है जो कि आपको ही पता होगा। तो मतलब अगर किसी दिन पेन ड्राइव भी वो खो जाए तो DSC का एक कोड होता है, वो आपको डालना पड़ेगा, उससे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। तो DSC से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर EVC मैंने बताया कुछ नहीं, एक फैंसी नाम है OTP के लिए। तो ये आपने जो भी नंबर डाला है उस पर एक OTP आएगा, उससे आप उसे ओके कर सकते हैं। अगर कंपनी है, कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन है या कंपनी कुछ भी चेंज करती है तो वो सिर्फ DSC से हो सकता है, वो EVC से, OTP से नहीं हो सकता। तो कंपनी के केस में अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, इंडिविजुअल है, LLP है, कुछ भी है, किसी भी टाइप का है, HUF है, OTP से सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी है तो उस केस में DSC ही लगते हैं बॉस, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा हाई लेवल ऑफ वेरिफिकेशन है। ये देखिए रिटर्न्स कौन कौन फाइल कर सकता है, या तो इंडिविजुअल या फिर उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। HUF अगर है तो कर्ता, एनी अदर ऑथराइज सिग्नेटरी कर सकता है। कंपनी है तो CEO या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी। गवर्नमेंट है तो कोई भी ऑफिसर वो ऑथराइज कर देंगे कि आप करिए हमारे रिटर्न फाइल। फर्म है तो पार्टनर्स या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट कर दिया जाता है, दैट यू हैव द राइट टू डू ऑल दीज जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है। ट्रस्ट अगर है तो ट्रस्टी या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी। कोई और है तो पार्टनर है, कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी, किसी को भी ऑथराइज करेंगे वो कर सकता है। ऑल नोटिसेज, ऑर्डर, सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट शैल आल्सो बी इशूड थ्रू EVC और DSC। मतलब जैसे कि आपको वेरीफाई करने हैं, ऐसे कोई भी ऑर्डर, नोटिस या कुछ भी डिपार्टमेंट इशू करता है तो उस केस में डिपार्टमेंट को भी वो DSC या EVC से वेरीफाई करना पड़ेगा।
आइए अब कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा टैक्स इनवॉइस क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, बट स्टिल it's in the syllabus, so we'll talk about it. Tax invoice, debit note and credit note. So what is given in this act about these documents? Invoice supplier recipient को देगा, दोनों की डिटेल्स होंगी, जिसने सप्लाई किया है उसकी, जो रिसीव कर रहा है उसकी डिटेल्स, और क्या क्या आएगा, जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है उसके प्राइस और क्वांटिटी आएगी। इनवॉइस मैनुअल भी मैनुअल फॉर्म में भी शेयर किया जा सकता है, मतलब हार्ड कॉपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पीडीएफ भी भेज सकते हैं आप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स ड्यू डेट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस के केस में ड्यू डेट पता है आपको, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ गुड्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसे रिपीट नहीं करेंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ड्यू डेट क्या होती है एक्चुअली, ये यहाँ पे क्यों दिया है, मैंने जो आपको टाइम ऑफ सप्लाई में ड्यू डेट पढ़ाई थी, टाइम ऑफ सप्लाई के जो सेक्शन है एक्ट में, उसमें ड्यू डेट है नहीं इनवॉइस की, ठीक है ना, वहां ड्यू डेट इनवॉइस की है नहीं, वहां बस ये लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब ड्यू डेट क्या ली जाएगी वो उस सेक्शन में नहीं दिया हुआ, वो कहाँ दिया हुआ है, वो यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स इनवॉइस के सेक्शन में या रूल्स में, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। बट वहां आपको पढ़ाना जरूरी था ड्यू डेट, क्योंकि जब तक ड्यू डेट नहीं पता होगी तो आप कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो दिस सेक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट यू कैन गो थ्रू इट वंस इन योर नोट्स। नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्या क्या होगा भाई, नाम होगा, एड्रेस होगा, आपका जीएसटी नंबर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, मैक्सिमम 16 डिजिट, उससे बड़ा नहीं कर सकते, जीएसटी के रूल्स हैं बॉस। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, रिकॉर्डेड डिटेल्स, नाम, रिसिपिएंट की डिटेल्स, नाम, एड्रेस और जीएसटीएन जिसको आप भेज रहे हैं गुड्स, अगर वो रजिस्टर्ड है उसका भी जीएसटी नंबर आएगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो बात अलग है। गुड्स का डिस्क्रिप्शन, एक एचएसएन कोड होता है, एचएसएन कोड इज नथिंग बट अ न्यूमेरिक a number, a unique number which is given to every product. आपका मोबाइल फोन है, शर्ट है, बॉटल है, सबको एक नंबर्स में आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया गया है बेसिकली जीएसटी के अंदर, ताकि हम नंबर से आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या वैल्यू है, रेट क्या लग रहा है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, वैल्यू ऑफ इनवॉइस, टोटल इनवॉइस की वैल्यू क्या आएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई है, कहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, शिप टू बिल टू। शिप टू बिल टू क्या होता है, जैसे हमने थर्ड पार्टी के लिए बोला कि हम बिलिंग तो ए के नाम पर कर रहे हैं लेकिन भेज कहीं और रहे हैं, जैसे था ना डिलीवरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, तो बिलिंग थर्ड पार्टी के नाम पे होती है लेकिन भेजा कहीं और जाता है, तो बिलिंग ए के नाम पर हो रही है, भेजा उसको मुंबई जा रहा है सी पर, तो बिल टू ए, शिप टू सी, इनपुट कौन लेगा, ए लेगा बॉस, भूलना मत। एफसीएम है, आरसीएम है, ये बताना पड़ेगा आपको, जैसे जीटीए के केस में होता है, क्या आपने एफसीएम में ऑप्ट किया है, आरसीएम में ऑप्ट किया है, ये आपको बताना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑब्वियसली जरूरी है। मोड्स क्या है, अच्छा एक चीज और, ये आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है। गुड्स के केस में ट्रिप्लिकेट निकलती है, मतलब 3 कॉपीज निकलती हैं इनवॉइस की, एक आप अपने पास रखते हैं, सॉरी एक आप अपने पास रखते हैं, एक ओरिजिनल कॉपी जो होती है इनवॉइस की वो रिसिपिएंट के पास जाती है, एक डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास, और एक तीसरी कॉपी आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। सर्विस के केस में ओरिजिनल रिसिपिएंट के पास रहती है और डुप्लीकेट आपके पास रहती है, ट्रांसपोर्टर की कॉपी नहीं होती क्योंकि सर्विस ट्रांसपोर्ट होती नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। कभी कोई क्लाइंट आपसे बोले नहीं हमारे पास तो कॉपी नहीं है, तो बॉस इस रूल के हिसाब से आपको कॉपी रखनी है, ठीक है। तो कई बार क्लाइंट्स बोलते हैं सर इनवॉइस कॉपी तो नहीं है, ये ऐसा है, वो पड़ी होगी, ये होगा, बॉस आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेप्शंस, नो टैक्स इनवॉइस नीडेड, अभी कह रहे हैं टैक्स इनवॉइस नीडेड है, अभी कह रहे हैं टैक्स इनवॉइस नहीं नीडेड है, कम नहीं नीडेड है, अगर 200 रुपए से भी कम का वैल्यू है इनवॉइस का, भैया मत बनाओ इनवॉइस, कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, डज नॉट रिक्वायर एन इनवॉइस। रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है और उसको इनवॉइस की जरूरत नहीं है, वो मना कर रहा है, तब आप इनवॉइस ना बनाए तो भी चलेगा। इफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट के केस में आपको याद है टैक्स इनवॉइस नहीं होता, क्यों, टैक्स लगाते ही नहीं है, तो क्या देते हैं हम, बिल ऑफ सप्लाई। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है उस केस में भी आप टैक्स नहीं लगाते तो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, ठीक है। दूसरा नाम इनवॉइस का, बस उसमें टैक्स का अमाउंट नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। इन केस ऑफ आरसीएम, आरसीएम के केस में क्या होता है बॉस, मैंने बताया आपको, आरसीएम के केस में इनवॉइस कौन इशू करता है, सप्लायर तो इशू करता नहीं है, टैक्स इनवॉइस तो नहीं इशू करता ना क्योंकि वो टैक्स ही नहीं लगाता, तो कौन इशू करेगा, रिसिपिएंट इशू करता है, ठीक है, तो रिसिपिएंट इशू करेगा इनवॉइस। फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस आपकी बुक में दिया होगा, आप देख सकते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल
हम मानते हैं कि सप्लायर ने रिसिपिएंट को दिया एक इनवॉइस जिसमें 1 लाख रुपए का इनवॉइस था और 10,000 रुपए टैक्स था। बाद में जब गुड्स उसके पास पहुंचे रिसिपिएंट के पास, तो जब उसने गुड्स खोल के देखे तो उसमें सिर्फ 90,000 के गुड्स थे जिस पर 9,000 रुपए टैक्स लगना चाहिए था। तो अब इस केस में क्या करें? सर इनवॉइस चेंज कर दो, इनवॉइस चेंज कर दो। इनवॉइस तो बन चुका है, ठीक है, अब उसे चेंज नहीं कर सकते। अब ये क्या है ना, दिस इज नॉट अ लाला की दुकान वे यू कैन डू एनीथिंग, हाँ वो चेंज कर देते हैं। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग कंपनी हियर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आप इनवॉइस चेंज नहीं कर सकते। वंस द इनवॉइस हैज बीन इशूड यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। वो सिस्टम्स इतने बड़े, इतने रॉबस्ट सिस्टम होते हैं कि उसमें अमेंडमेंट्स का स्कोप नहीं होता। एक बार इनवॉइस इशू हो गया मतलब हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? कुछ भी रीजन हो सकता है आपकी गलती हो गई हो, आपके लिखने में गलती हो गई हो, या फिर आपका पैकिंग स्लिप आपके पास गलत आ गई तो आपने गलत लिख दिया। वट एवर रीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने कुछ गुड्स वापस ही भेज दिए कि सर ये लो, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। या फिर इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, आपने इनवॉइस इशू किया 1 लाख रुपए का जिस पर 10,000 रुपए टैक्स लगना था, और जब लेटर ऑन बाद में आपको पता चला कि 2 लाख का इनवॉइस इशू करना था और 20,000 रुपए टैक्स उस पर लगना था। तो उस केस में क्या होगा? आप डेबिट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। अब डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट कब होगा? जब मैं आपको बेसिकली आपको फ्यूचर के लिए भी, अकाउंट्स के लिए भी बता देता हूँ। कंफ्यूजन होता है सर डेबिट नोट कब, क्रेडिट नोट कब। ध्यान से सुनो, डेबिट नोट जो होता है ना वो इनवॉइस जैसा होता है। मतलब डेबिट नोट इनवॉइस के नेचर का होता है। तो जब इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी होती है, जब इनवॉइस की वैल्यू बढ़ानी होती है तब आप क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट इशू करेंगे। और जब इनवॉइस की वैल्यू कम करनी होती है ओरिजिनल इनवॉइस की वैल्यू, तब आप क्या करेंगे? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। तो इस सर्कमस्टांस में क्या होगा? क्रेडिट नोट इशू होगा। इस सर्कमस्टांस में डेबिट नोट इशू होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? 2 मिनट सोच लेना इसको, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डेबिट इनवॉइस का नेचर, डेबिट नोट का नेचर इनवॉइस जैसा होता है। तो इनवॉइस क्या कर रहा है? आपको कोई चीज इशू हुई है तो उसका बिल बना रहा है। तो डेबिट नोट भी एक तरह से बिल बनाता है। तो ऑलरेडी तो बिल बन चुका है, डेबिट नोट मतलब उस बिल में कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है। डेबिट नोट्स भी रिटर्न में जाते हैं क्या? इनवॉइस की इंफॉर्मेशन तो जाती है, डेबिट नोट्स की भी इंफॉर्मेशन जाती है, बिल्कुल जाती है सर। डेबिट नोट की भी जाती है, क्रेडिट नोट की भी जाती है, ठीक है। चलिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या क्या रिकॉर्ड्स आपको बनाने हैं और कब तक बनाने हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। सारे इनवॉइस, सारे रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कितनी, सॉरी, क्या इनवर्ट सप्लाईज हैं, क्या आउटवर्ट सप्लाईज हैं, कितना टैक्स पे किया, कितना आईटीसी अवेल किया, कितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज हैं, कितना गुड्स सर्विस इंपोर्ट किया, कितना गुड्स सर्विस ऐसा है जिस पे आरसीएम अट्रैक्ट हो रहा है, कहाँ से गुड्स रिसीव किए, क्या किया, एवरीथिंग एवरीथिंग हैज टू बी गिवन। ऑडिट्स की, रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, अभी अकाउंट्स पढ़ें तो। अकाउंट्स shall maintain the accounts till 72 months from the date of annual return of the financial year। तो जिस भी डेट को आपको एनुअल रिटर्न भरना है उससे 72 मंथ्स तक आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए, आपको रिटेन करने पड़ेंगे। और अगर अपील है, अगर कोई अपील आपने फाइल की है तो आपको 1 साल तक, अपील जब फाइल की है उसके 1 साल तक आपको अकाउंट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। तो 72 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न आपको याद करना है। चलिए अब जीएसटी ऑडिट की बात करते हैं। जीएसटी ऑडिट क्या चीज है और कब होगी? चलिए सर, अगर आपका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, आपको जीएसटी ऑडिट कराना है, मैंडेटरी है। कौन करेगा जीएसटी ऑडिट? या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए। सीएस नहीं कर सकते फिलहाल, फिलहाल तो नहीं कर सकते सीएस जीएसटी ऑडिट, बट सीए और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट सिर्फ 2 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले को कराना है, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है ना। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हम जानते हैं। अभी ये लिमिट हाल फिलहाल में चेंज हो गई है, इसको चेंज करके उन्होंने 5 CR कर दिया, 5 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो सारे सीए फ्रेटर्निटी और पूरे जो प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी है वो नाराज हो गई कि भाई बिजनेस चला गया। अब 2 करोड़ वाले बिजनेसेस तो बहुत हैं सिटी में, या फिर होते हैं जनरली। 5 करोड़ और 2 करोड़ के में बीच में बहुत बिजनेसेस आ जाते हैं, तो अब वो सारे ऑडिट नहीं कराएंगे हमसे, हमें फीस नहीं मिलेगी। तो ऐसी नाराजगी है सीए और सीए फ्रेटर्निटी में स्पेशली, ठीक है। हाँ, अगर आप ऑडिट करा रहे हैं तो आपको एनुअल ऑडिटेड अकाउंट, सॉरी,
एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स, जो आपके इनकम टैक्स वाले अकाउंट्स हैं वो देने पड़ेंगे। ऑडिटर कंपेयर करेगा उसको कि आपने वहाँ क्या इनकम टैक्स में क्या दिया और जीएसटी में कितनी सेल दिखा रहे हो। पता चले इनकम टैक्स में कम सेल दिखा दी, जीएसटी में ज़्यादा दिखा दिया, वाइस वर्सा, कुछ भी कर सकते हैं। और एक रिकन्सिलिएशन बना के देना पड़ेगा आपको, खुद को बना के देना पड़ेगा कि हमारा एनुअल रिटर्न में ये है और ऑडिटेड में ये है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ये कह रहे हैं इफ अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड बाय C&AG, C&AG आपको पता है क्या है? जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका ऑडिट कौन करता है? C&AG करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, CAG, जिसे आपने CAG करके सुना होगा। कुछ साल पहले ये नाम बहुत फेमस हो गया था क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स जो थे वो सामने आए थे। तो वो कब सामने आए थे? जब CAG ने ऑडिट करा था। तो बेसिकली गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट की एंटिटीज का ऑडिट कौन करता है? जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनका ऑडिट CAG करता है। ठीक है, कई बार CAG CA फर्म्स को या दूसरी फर्म्स को अपॉइंट करता है कि आप करो ऑडिट। तो जरूरी नहीं है हर बार CAG ही ऑडिट करे, वो किन्हीं फर्म्स को अपॉइंट करता है कि आप करिए ऑडिट। तो अगर वो कर रहा है ऑडिट तो ये सब की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ऑडिट कर देगा। ठीक है, रिटेंशन अकाउंट्स हमने पढ़ लिया। व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल की बात करेंगे, फिर हम रिटर्न्स की बात करेंगे, फिर दी एंड। चलिए फटाफट से क्लोज करते हैं। फटाफट से हो नहीं पाता, लेकिन ई वे बिल क्या कॉन्सेप्ट है? ई वे बिल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहां पर जैसे मुझे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, गुड्स मुझे ए लोकेशन से बी लोकेशन पर पहुंचाने हैं, तो इनवॉइस इशू करूंगा, सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। एक नई चीज इंसर्ट कर दी इन्होंने बोला एक ई वे बिल भी इशू करना पड़ेगा आपको। ई वे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। अब ये ई वे बिल क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बोलते हैं कि अगर आपको MP से, मान लीजिए मेरे को कहीं ग्वालियर से बाहर कुछ गुड्स ले जाने हैं, दिल्ली से गुड़गांव गुड्स भेजने, तो वहां पर बहुत सारे चेक पोस्ट और वो आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपका जो गुड्स है वो हम क्रॉस तभी होने देंगे जब उसके पास ई वे बिल होगा। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए है कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा किसी हैवी व्हीकल में या ट्रक में या किसी में, तो ई वे बिल उसको कैरी करना जरूरी है। अगर उसके पास ई वे बिल नहीं हुआ, वो माल वहीं रोक लिया जाता है, वो वहीं जब्त कर लिया जाता है। यस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, दिस इज दैट इम्पोर्टेंट। और हजारों, पता नहीं कितने तो अमेंडमेंट आ चुके हैं इसमें, भगवान जाने। सो दिस वाज this is a new concept basically in GST. This was not there earlier. मतलब था किन्हीं और नामों से था, C फॉर्म, ये फॉर्म, G फॉर्म, इस टाइप के फॉर्म्स हुआ करते थे, बट नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई वे बिल। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग एनी गुड्स, a consignment from one place to another, ई वे बिल जरूरी है। एक डाउट मैं आपका पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जरूरी नहीं है आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हो, इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो तब भी जरूरी है। ठीक है, एक ही स्टेट में, एक जगह से ग्वालियर से इंदौर जाएगा तब भी जरूरी है ई वे बिल, इंदौर से दिल्ली जाएगा तब भी जरूरी है ई वे बिल। तो इंटर और इंट्रा दोनों में जरूरी है ई वे बिल। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई। अब क्या मैं सर 1000 रुपए का गुड्स यहाँ से भेज रहा हूँ तो? अच्छा, दूसरी एक चीज और समझेंगे, जो कस्टमर गुड्स होते हैं, जैसे लैपटॉप आप किसी शोरूम से खरीदने गए तो उसमें ई वे बिल नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर टेकिंग डिलीवरी ऑफ दैट गुड्स, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड। ओके, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज ऑन, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्टर को इन्वॉल्व करके बोल रहा हूँ कि आप जाइए गुड्स लेके आइए। तो कब होगा ई वे बिल जरूरी? क्या 10 रुपए की चीज भेजूंगा तब भी ई वे बिल जरूरी होगा? 1000 रुपए की चीज पे भी ई वे बिल जरूरी होगा? नहीं, जब वैल्यू इज मोर देन 50,000 rupees, right? So only when the value of the goods being transported is more than 50,000 rupees, तब ई वे बिल जरूरी है। For supply on otherwise, मतलब इसके अलावा कोई सप्लाई है, मतलब बेसिकली सप्लाई ही नहीं है, मतलब सप्लाई ही नहीं है तो ई वे बिल जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने अगर गुड्स अपने जॉब वर्क के लिए भेजे तो मैं सप्लाई सेल थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे को तो वो टेम्परेली गए हैं और वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ई वे बिल तब भी इशू करना है, इशू तो तब भी करना है, लेकिन वहां पर उसमें टैक्स का अमाउंट और ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी। ठीक है ना, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स तो ई वे बिल तो निकलेगा, जरूरी है ही। जरूरी मतलब ये हो सकता है कि टैक्स ना लगे, मतलब सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है तो टैक्स क्यों लगेगा? जॉब वर्क के लिए गुड्स जा रहा है, वापस आ जाएगा, टैक्स तो लगता नहीं है उस गुड्स पर। इफ registered person does not furnish e-way bill, then
ट्रांसपोर्टर विल इशू ई वे बिल। तो अगर आपने इशू नहीं किया, आपके गुड्स जाने हैं कहीं, आपने इशू नहीं किया, तो ट्रांसपोर्टर इशू करेगा ई वे बिल, ठीक है। इफ मल्टीपल कंसाइनमेंट्स देन ट्रांसपोर्टर में इशू कंसोलिडेटेड ई वे बिल। तो आर ने, R1, R2, R3, R4 ने अपने अपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए, एरोज उल्टे समझ लीजिए आप, अपने अपने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिए 25 के, 24 के, 10 के, 60 के। तो ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन है कि वो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल इशू करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है, इसका मतलब आप ये समझें कि ऐसा नहीं है कि गुड्स अगर जाएंगे आपके यहाँ से और 50,000 से कम के हुए तो उसका ई वे बिल नहीं निकलेगा, उसका भी ई वे बिल इशू होगा। बिना ई वे बिल के तो कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो फिर ये लिमिट क्या है? इस लिमिट का ये मतलब है कि अगर मेरे यहाँ से गुड्स 50,000 से कम के गए तो मुझे ई वे बिल इशू नहीं करना, तो आपको नहीं करना, इसका मतलब ट्रांसपोर्टर को करना है। तो मान लीजिए इस केस में सिर्फ ये ट्रांजेक्शन होता, आप R1, R2, R3 को भूल जाइए, सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये R2 ने 10,000 के गुड्स या फिर R2 ने 24,000 और 10,000 के गुड्स एक ट्रांसपोर्टर को दिए कि आप मेरे गुड्स यहाँ से ले जाइए। तो यहाँ पर R2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ई वे बिल इशू करना, ठीक है। ई वे बिल तो इशू होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्रांसपोर्टर की। लेकिन यहां पर देखिए R3 के केस में, R3 के केस में वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज मोर देन 50,000, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? R3 की हो गई, ठीक है। सो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर ई वे बिल इशू नहीं किया तो डिपार्टमेंट इस फर्स्ट केस में, पहले वाले केस में किसे पकड़ेगा पता है? ट्रांसपोर्टर को पकड़ेगा। और दूसरे वाले केस में डिपार्टमेंट किसे पकड़ेगा? इसको आप मिक्स मत करिए, दो अलग अलग एग्जाम्पल है, ठीक है, दो अलग अलग एग्जाम्पल है, एक ये था, एक ये। तो इस केस में डिपार्टमेंट किसे पकड़ेगा? इस केस में डिपार्टमेंट R3 को पकड़ लेगा, कहेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ई वे बिल इशू करना। और फर्स्ट वाले केस में डिपार्टमेंट किसे पकड़ेगा? ट्रांसपोर्टर को पकड़ेगा कि बॉस आपकी थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ई वे बिल इशू करना। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब रिटर्न्स की बात करते हैं। जीएसटी में रिटर्न्स कब भरे जाएंगे? तो आउटवर्ड रिटर्न, इनवर्ड रिटर्न की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर हम रिटर्न्स की बात करेंगे। So now we are going to talk about returns. Returns में हम पहले चार्ट पर आ जाते हैं, then we'll talk about all this. So there are certain types of return, मैं बताते चलता हूँ आपको, फिर बैकग्राउंड दे दूंगा आपको। So GSTR1 बेसिकली एक तो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हो गई, एक आपकी इनवर्ड सप्लाईज हो गई। आप कोई भी डीलर है तो उस केस में आउटवर्ड सप्लाईज भी होती हैं, इनवर्ड सप्लाईज भी। आउटवर्ड सप्लाईज मतलब जो भी सप्लाईज, जस्ट अ मिनट, that are there in GST. So let me just tell you. First of all, there are different returns, different numbers of return for different people, different type of persons that we have studied till now, which is NRTP, TDS, TCS वाले हैं, casual taxable person है, ठीक है। So we are going to talk about, let us first talk about regular taxpayer only. इस केस में जैसे थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखें तो एक तो आप जो सर्विसेज, आउटवर्ड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए रेलेवेंट है कि आपने क्या क्या सेल किया, वेदर इट इज गुड्स और इट इज सर्विसेज, आपने क्या क्या आगे सेल किया। एक होता है कि क्या क्या आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब परचेज की इंफॉर्मेशन क्यों रेलेवेंट है? परचेज की इंफॉर्मेशन इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि उसका आपको इनपुट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सो दैट the details of both outward supplies and inward supplies are relevant for the department, right? So we are going to start with a return which is for outward supplies. So the return for outward supplies is GSTR1, which is R1 भी बोलते हैं इसे कई बार। This is GSTR1, this is for outward supplies। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रेगुलर टैक्स पेयर एंड CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो इनके लिए इन दोनों को GSTR1 फाइल करना है। इसकी ड्यूरेशन क्या है? मंथली ड्यूरेशन है। दिस रिटर्न विल बी फाइल्ड ऑन मंथली बेसिस। ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड 18th अक्टूबर से, अक्टूबर 2018 से इसकी जो ड्यू डेट है वो चेंज करके 11th ऑफ
द नेक्स्ट मंथ कर दी है। सो बेसिकली जनवरी का अगर मुझे रिटर्न भरना है तो मुझे कब भरना है? 11th ऑफ फेब को। अगर मुझे जून का रिटर्न भरना है तो मुझे जुलाई में भरना है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको 10 डेज का टाइम दिया है कि आपकी जो प्रीवियस मंथ की सप्लाई है उसकी सारी डिटेल, आउटवर्ड सप्लाई की पूरी डिटेल्स आप नेक्स्ट मंथ की 11th तक फाइल कर दें। ठीक है, तो इस आउटवर्ड सप्लाई में क्या क्या आएगा? हमने अगर गुड्स सेल करते हैं तो जनवरी मंथ का जितना भी आपका टर्नओवर था, जनवरी मंथ का जितनी भी आपकी सप्लाई थी विद द अमाउंट ऑफ टैक्स, वो सारा आप उसमें डाल दें। ठीक है, कि मेरी इतनी इतनी सप्लाई, लेट्स सपोज मेरी 10 लाख की सप्लाई थी, 1 करोड़ की सप्लाई थी, 50 करोड़ की सप्लाई थी, तो वट एवर द अमाउंट ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट, जीएसटी कितना लगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, जो भी अमाउंट है वो आप गवर्नमेंट को डिटेल प्रोवाइड कर दें। लेट मी टेल यू, ये जो रिटर्न होता है इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट डिटेल्स मांग रहा है आपसे, टैक्स पेमेंट के लिए नहीं बोल रहा। इन GSTR1 you do not pay any tax to the government, you just provide them with the details of your outward supplies, कि मैंने किस किस को सप्लाई की और कितनी सप्लाई की। ठीक है, सिर्फ आउटवर्ड, इनवर्ड का कुछ नहीं है। इनवर्ड क्या होता है? जो हमने परचेजेस की हैं। परचेजेस आपकी इनपुट्स की भी होती हैं, इनपुट सर्विसेज की भी होती हैं और कैपिटल गुड्स की भी होती है। तो इनपुट्स की डिटेल इसमें नहीं जाएगी, ओनली आउटवर्ड सप्लाई विच यू हैव प्रोवाइडेड टू अदर पीपल। ठीक है, टू योर कस्टमर्स, राइट। नाउ इनवर्ड्स के लिए कौन सा रिटर्न है? GSTR2 is for inward supplies. Again, this is for regular taxpayers and CTP. ये CTP है, CIP लिख गया है, मैं अमेंड करके आपको नोट्स में दे दूंगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों के लिए है ये रिटर्न। ये भी मंथली बेसिस पे फाइल करना है, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को ये जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको हर मंथ के बाद अगले 15th को आपको एक रिटर्न फाइल करना है जिसमें सारी इनवर्ड सप्लाई जितनी भी आपने परचेजेस की हैं, इनवर्ड सप्लाईज परचेजेस आपने जितनी भी की हैं उन सबकी डिटेल्स चाहिए। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सस्पेंडेड। ये जब से जीएसटी आया तब से ही सस्पेंडेड है, मतलब आज तक किसी ने GSTR2 नहीं भरा। ठीक है, तो इनवर्ट की सप्लाईज की डिटेल जाती नहीं है क्या? मैं आप इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट रिटर्न GSTR3। अच्छा, इसमें भी पेमेंट नहीं होता, इसमें भी पेमेंट नहीं होता, इसमें भी पेमेंट की जरूरत ही नहीं है, बेसिकली इनपुट अवेल करना है। ऊपर वाले में पेमेंट की जरूरत है बट इसमें पेमेंट नहीं होता। GSTR3 की बात करते हैं। GSTR3 क्या है? समरी ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। बेसिकली GSTR3 में GSTR1 और GSTR2 इन दोनों की समरी जाती है। ठीक है ना, इन दोनों की समरी जाती है। जैसे अब मैं बात करता हूँ GSTR1 की, आउटवर्ड सप्लाई। अब आप B2B सेल कर रहे हैं, B2B आपको समझ आता है, बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, मतलब आप जिसे आगे सेल कर रहे हैं वो कस्टमर नहीं है, कस्टमर से मेरा मतलब है एंड कंज्यूमर नहीं है, वो फर्दर आगे ट्रेडिंग करने के लिए ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी जो गुड़गांव में है, जो प्लांट है मारुति का, वो प्रेम मोटर्स को जब सेल करती है तो उसे B2B सेल बोलते हैं। B2B क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेम मोटर्स खुद कंज्यूम नहीं कर रहा उन कार्स को, वो आगे सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये B2B सेल है। आगे सेल कर रहा है या नहीं कर रहा उससे हमें क्या लेना देना? हमें ये लेना देना है उससे कि अगर वो आगे सेल कर रहा होगा तो वो इसका इनपुट लेगा, इसका इनपुट अवेल करेगा इस परचेज का अपने लिए, राइट। सो अगर वो इनपुट अवेल करेगा तो मुझे उसकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, GST नंबर, एवरीथिंग आई विल हैव टू राइट, मतलब उस रिटर्न में मुझे डिटेल देनी पड़ेगी, तभी तो वो इनपुट अवेल कर पाएगा, वरना गवर्नमेंट मैच कैसे करती? सोच के देखो आप। तो जब मारुति कंपनी अपना GSTR1 फाइल करेगा जनवरी मंथ का, तो उसमें दिखाएगा 10 करोड़ की मैंने पर्टिकुलर कार्स प्रेम मोटर्स को सेल की, इस पर 1 करोड़ रुपए GST है। अब उसमें वो GST नंबर डाल देगा प्रेम मोटर्स का। तो जब प्रेम मोटर्स अपने रिटर्न में इनपुट अवेल करेगा 1 CR का, तो गवर्नमेंट को ये पता है कि हाँ, ये जो इनपुट अवेल कर रहा है 1 CR का, दिस इज ओके। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट विल सी कि ऐसी कोई परचेज इन्होंने की है क्या। तो वो परचेज गवर्नमेंट कैसे वेरीफाई करेगी? जो मारुति कंपनी ने अपना रिटर्न फाइल किया GSTR1, जो उसके लिए आउटवर्ड है, वही प्रेम मोटर्स के लिए इनवर्ड है, राइट। So this matching is going to happen, right? So that way government will know that yes, the input which is being availed by the Prem Motors is legitimate, it is okay. ठीक है। चलिए, अब GSTR3 में बेसिकली एक समरी जानी थी, एंड दिस रिटर्न वाज सपोज्ड टू बी फॉर द पेमेंट। ठीक है, ये भी एक मंथली रिटर्न है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, कभी एक बार आपको बताया था कि 3 रिटर्न्स पर मंथ जाते हैं। There are 3 returns which are there per month, उसके बाद एक एनुअल रिटर्न जाता है और फिर GST ऑडिट होता है।
तो मैंने आपको बताया था कभी 37 रिटर्न्स जाते हैं जीएसटी में एक साल में, ठीक है। सो दिस रिटर्न वाज सपोज टू बी मंथली अगेन 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये देख रहे हैं कि 10, 11 या फिर ये 15 एंड देन दिस इज ऑन 20th। तो मतलब आप पहले आउटवर्ड की डिटेल्स दे दीजिए, फिर आप इनवर्ड्स की डिटेल दे दीजिए, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो यहाँ से पता लग जाएगी, इनपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो यहाँ से पता लग जाएगी, देन दोनों की समरी इसमें दे दीजिए, आउटपुट भी आ जाएगा, इनपुट भी आ जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ डिफरेंशियल पेमेंट बचता है तो आप इस रिटर्न में से पेमेंट कर दीजिए। बट अगेन यहाँ पर देखेंगे ये सस्पेंडेड है, ये आज तक फाइल नहीं हुआ, जब से जीएसटी आया आज तक फाइल नहीं हुआ। डेफर करते गए इसकी डेट को कि अब जीएसटी 2 अप्लाई करेंगे, जीएसटी 3 अब से लागू होगा, कभी नहीं हुआ। लेकिन इसका ये वाला जो रिटर्न हमने अभी देखा जीएसटीआर 3 का, इसका एक सब्स्टिट्यूट जरूर आया, क्योंकि आप सोच के देखिए आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स तो चल रही हैं बॉस, ये चल रही हैं, ये सस्पेंड हो गया, इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल ये भी सस्पेंड हो गया। अब बात को समझिए, दे आर आस्किंग यू टू फाइल द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई पूरा आ गया, ठीक है। इनवर्ड के लिए उन्होंने बोला कि मत फाइल करो, इनवर्ड का पेमेंट से तो कोई रिलेशन नहीं होता, मैं अगर कोई चीज परचेज करके लाया हूं तो उसका इनपुट ही तो लूंगा मैं, उस पर मुझे टैक्स पेमेंट तो नहीं करना होना, तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं भी लेगी एक बार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटवर्ड के लिए तो मुझे पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, जितना भी मैंने टैक्स कलेक्ट किया वो मैं पेमेंट करूंगा, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो चलता रहा, जीएसटीआर 2 गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है मत फाइल करो, जीएसटीआर 3 भी मना कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि इस जीएसटीआर 1 में पेमेंट जो है वो नहीं होता था। अब गवर्नमेंट पेमेंट कैसे कलेक्ट करेगी, इसी के लिए जीएसटीआर 3B रिटर्न गवर्नमेंट ने चालू किया। गवर्नमेंट जीएसटीआर 3 की जगह 3B लेकर आया। जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे समरी ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। So basically GSTR 3B was the replica of GSTR 3 but there was still a difference, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर काफी ज्यादा डिटेल्स जाती थी, ये एकदम ही समरी फॉर्म है, बस इसमें एक अमाउंट लिखना होता है आपको, that's it. This is very simplified version of GSTR 3. GSTR 3B is a very simplified version of GSTR 3. Basically इसका मेन पर्पस क्या था GSTR 3B का, पेमेंट। GSTR 3B का मेन पर्पस क्या था, पेमेंट। आप समरी बताओ कितनी हुई है, आउटपुट कितना है, आउटपुट 1 CR का आउटपुट है, इनपुट टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स कितना है आपका, इनपुट टैक्स 50 लाख का है लेट अस सपोज, तो आपको बाकी का 50 लाख जो है वो पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, राइट। सो वो पेमेंट आप किस रिटर्न के थ्रू करते हो, जीएसटीआर 3B के। तो समरी भी आ गई दोनों की, आउटवर्ड और इनवर्ड की, और डिफरेंशियल अमाउंट जो होगा उसका पेमेंट आपको करना है। This is also filed on monthly basis. This is again, I am repeating, this is a replica of GSTR 3. So this is there. Now let us go to the next return. अब रेगुलर टैक्स पेयर के लिए जितने रिटर्न्स थे वो हो गए। नाउ लेट अस मूव टू अनदर टाइप ऑफ टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी के सर केस में हमने बात की थी, वो जीएसटी तो चार्ज करता नहीं है, और पर्पस ही क्या था कि जो कंप्लायंसेस हैं जीएसटी के अंदर, जो इतनी सारी कंप्लायंसेस हैं जीएसटी के अंदर कि मुझे इनवर्ड्स की डिटेल रखनी है अपने पास, आउटवर्ड की डिटेल्स रखनी है, सो वी वांटेड स्मॉल टैक्स पेयर्स टू बी exempted from all these compliances. That is why the concept of composition came in, right? So अगर आप उनको बोल दो कि 1 फाइल करो, 3B फाइल करो, all this will happen, so that is not possible. So यहाँ पर GSTR 4 रिटर्न फाइल होगा, जो कॉम्पोजिशन लेवी के अंडर आते हैं वो GSTR 4 फाइल करेंगे एनुअल बेसिस पे, and due date of this return is 30th April of the next financial year. So when financial year ends in March, तो आपको 30th अप्रैल 1 मंथ का टाइम दिया गया, यू हैव टू फाइल द रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। लेट मी टेल यू, कॉम्पोजिशन लेवी के केस में CMP 08 आपको सुनने में आएगा, शायद आपको पढ़ने में भी आएगा कहीं। सो व्हाट दे डिड वाज कि CMP 08 बेसिकली जैसे GSTR 3B है ना पेमेंट के लिए, ऐसे उन्होंने बोला अरे कॉम्पोजिशन लेवी का हम एक साल में एक बार टैक्स कलेक्ट करेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, हम इसे क्वार्टरली बेसिस पे कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन लेवी के केस में CMP 08 फॉर्म लेकर आए थे, उसमें आपको बस डिटेल डालनी होती थी कि कितना टर्नओवर है और टैक्स जमा कराना था। तो ये अभी पिछले साल तक तो पूरा चला। नाउ CMP 08 हैज बीन अबॉलिश्ड, उसको खत्म कर दिया। उन्होंने बोला सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना और पेमेंट भी एक ही बार करना है GSTR 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में सिर्फ एक रिटर्न है, एनुअल रिटर्न GSTR 4, 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30 दिन का टाइम दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने से।
द नेक्स्ट रिटर्न इज नाउ NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसके लिए GSTR 5 है, मंथली बेसिस पे फाइल होगा। ये तो आता ही कुछ टाइम के ड्यूरेशन के लिए, आपको मैंने बताया हुआ है 90 डेज तो मैक्सिमम होता है इसका, फिर एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। सो NRTP के लिए मंथली है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मंथली रिटर्न है। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो कॉन्सेप्ट हमने किया था, वो अपने जो ऑफिसेज हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं, उनको ITC डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। इनपुट सर्विसेज के रिलेशन में जितना भी ITC लिया होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो दिस इज थ्रू GSTR 6। ये भी मंथली बेसिस पे होगा 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये आपको बस थोड़ा ध्यान रखना। TDS के लिए अलग रिटर्न होगा, GSTR 7 मंथली होगा 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। TDS एंड TCS दीज आर सिमिलर, सॉरी, TDS एंड TCS बाय ई-कॉमर्स दोनों के लिए मंथली है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 9 सारे रिटर्न्स खत्म हो गए। एनुअल रिटर्न की हमने बात की थी, साल के एंड में जितने आपने 1 भरे, 3B भरे, 4 भरे, या फिर जैसे जिनको भी मंथली रिटर्न्स भरने हैं उनको साल के एंड में एक एनुअल रिटर्न भी भरना है। उसकी ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 17-18 फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न कब जाएगा? ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2018 को साल खत्म हो गया, वो आपको 9 महीने का टाइम दे रहा है। 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको दे रहा है, 9 महीने का टाइम दे रहा है टू फाइल एनुअल रिटर्न। ओके, जैसे कि एनुअल रिटर्न GSTR 9 नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए है, रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए है, वैसे ही कॉम्पोजिशन लेवी का एक एनुअल रिटर्न और जाता है जो GSTR 9A है। दिस इज अगेन द ड्यू डेट इज द सेम। GSTR 10 इज अ फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का मतलब ये नहीं है हर साल भरा जाएगा, देखेंगे क्या है। Once upon cancellation, so if you are going for cancellation of your registration, then GSTR 10 will be filed. It is going to be, इसका नाम ही क्यों रखा गया फाइनल रिटर्न? क्योंकि ये एक ही बार फाइल होगा। This is not going to be a repetitive return. Within 3 months from the cancellation of order, 3 महीने, ठीक है, 3 महीने के अंदर फाइल करना है। एक UIN रह गया हमारा, जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर जिसे मिलता है, GSTR 11 फाइल करेगा मंथली 28th आपके लिए, ये इररेलेवेंट है आपके लिए, ये छोड़ दीजिए। बाकी डेट्स हमें याद करनी है और हमें GST के नंबर फॉर्म याद करने हैं, राइट। चलिए, हाँ जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। ड्यू डेट कैन बी चेंज बाय नोटिफिकेशंस। ड्यू डेट्स हमेशा चेंज होती रहती हैं हमारे, और हमारी ड्यू डेट्स तो बहुत ही चेंज हुई हैं। सो ड्यू डेट्स कई बार कुछ भी रीजंस होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है वेबसाइट पे, तो बहुत बार ड्यू डेट्स चेंज हुई है। मैंने आपको बताया था कुछ हज़ार नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, तो उसमें से आधे नोटिफिकेशंस तो एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट के ही हैं, मंथली रिटर्न्स के। फिर इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, आपका एनुअल टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 CR से कम है, रेगुलर टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा। रेगुलर टैक्स पेयर को देखिए कितने रिटर्न्स भरने हैं, 1 भरना है मंथली बेसिस पे, ठीक है, और 3B भरना है मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से कम है तो आपको एक ऑप्शन दिया है कि जो GSTR 1 है वो आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। 3B तो तब भी मंथली बेसिस पे ही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या दिया, जो डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई किए, पैसा तो हमें रेगुलरली हर महीने पहुंचाते रहो, बस जो डिटेल वाला रिटर्न है वो आप 3 महीने में एक बार फाइल कर देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी फैसिलिटी किसके लिए है? ओनली द पीपल हु हैव टर्नओवर लेस देन 1.5 CR। Notification number 32 or 12 has extended the due date of GSTR 1 to 11th of the next month। ये हमने पढ़ लिया, और बाकी सारे हैं वो आप देख लेना। जो मैंने क्वार्टरली रिटर्न आपको बताया था CMP 08, वो 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में फाइल होता है, बट आज की डेट में उसे अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया उसे। चलिए, ये हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। GSTR 1 के बारे में हमने बात की, ठीक है। GSTR 1 किसे किसे भरना है? रेगुलर टैक्स पेयर को और CTP को, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, इन सबको नहीं भरना है। इनको क्यों नहीं भरना है, इनके बारे में हमने देख लिया, और काफ़ी सारे रिटर्न है जो इनको फाइल करने हैं, अलग अलग रिटर्न है। ड्यू डेट क्या है? 10th है, लेकिन ओके, दिस हैज़ बीन चेंज, इट हैज़ बिकम 11th, राइट। बट माई पॉइंट इज, सी, जो सप्लाईज हैं उसको हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, 2 डिवीजन दे दिए उसके, एक B2B और एक B2C। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस। अभी हमने बात की इसके बारे में। एक तो मेरी B2B सप्लाई है, B2B और B2C को डिफरेंशिएट क्यों किया?
सपोज कीजिए एक स्टोर है, वहां पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं। वो कस्टमर्स जो आते हैं वो B2C सेल कहलाती है। क्यों? बिकॉज दीज कस्टमर्स आर द एंड यूजर्स ऑफ दोज लैपटॉप्स एंड दे डू नॉट हैव टू टेक इनपुट ऑफ द लैपटॉप विच दे हैव टेकन। एक होते हैं B2B। B2B मतलब वो फर्दर सेल के लिए ले जा रहा है या अपने बिजनेस यूज के लिए ले जा रहा है, तो मतलब वो उसका इनपुट लेगा। अब अगर उसे इनपुट लेना है तो मैंने आपको बताया वो मैचिंग सिस्टम है कि जो सेल कर रहा है वो पूरे परचेजर की डिटेल डालेगा, रिसिपिएंट की, GST नंबर, नाम, एड्रेस, ये सब कुछ। तभी जो रिसिपिएंट है वो इनपुट ले पाएगा। गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? अगर आपने उसका ऐसे ही नाम डाल दिया, सपोज करिए मैं ये लैपटॉप लेकर आया हूँ, मैं अपने ऑफिस में यूज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है, मुझे इसका इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं जब इनपुट के लिए डालूंगा कि लैपटॉप 40,000 रुपीज और इसका मैं आपको डालता हूँ, जैसे लेटेस्ट सपोज 10,000 रुपीज का GST लगा, तो मेरा मैं किसी मंथली रिटर्न में डाल देता हूँ इनपुट 10,000 रुपीज। नाउ हाउ विल द गवर्नमेंट वेरीफाई वेदर ही इज एलिजिबल फॉर दैट इनपुट और नॉट? अगर जो भी मेरा सेलर है उसने क्या करा, मेरे सेलर ने अगर मेरा नाम या मेरा GST नंबर नहीं डाला, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट मैच कैसे करेगी? समझ रहे हैं आप? सो दिस इज अ वेरी रॉबस्ट सिस्टम। देखा जाए तो GST का जो पोर्टल है और जो सिस्टम है इट इज वेरी रॉबस्ट। डिपार्टमेंट बैठे बैठे कंप्यूटर पे दे कैन एक्सेस एवरीथिंग, दे कैन वेरीफाई एनीथिंग इन जस्ट लाइक 1 क्लिक। 1 मिनट में पता लग सकता है। सो जो जिससे भी मैंने लैपटॉप परचेज किया, जब मैंने उसे बोला कि GST वाला बिल चाहिए और मुझे इनपुट लेना है, तो वो सबसे पहले आपसे पूछता है आप अपना GST नंबर बताइए। तो मैं उसे GST नंबर बताता हूँ, वो जो रिटर्न फाइल करेगा GSTR1, उसमें मेरा GST नंबर डालेगा, तभी मैं इनपुट ले पाऊंगा, अदरवाइज इनपुट नहीं ले सकता। ठीक है। तो अगर B2B वाला होता है तो फुल इनवॉइस वाइज डिटेल, तो उससे जितने भी, मान लीजिए अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अब जिससे मैं लैपटॉप परचेज करके लाया, उसने किसी एक को 100 लैपटॉप्स दिए अपने ऑफिस के लिए, ठीक है, उसके लिए वो कैपिटल गुड्स हैं, वो बिजनेस में यूज कर रहा है, वो उसका इनपुट भी लेगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, 100 लैपटॉप 50 लैपटॉप उसने ऐसे बेच दिए जो स्टूडेंट्स को सेल किए उन्होंने, ठीक है, 100 बिजनेस वालों को, सॉरी, एंड 50 लैपटॉप्स ऐसे ही स्टूडेंट्स को विच आर अनरजिस्टर्ड, URD, ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर। हाँ, राइटिंग पैड नहीं है मेरे पास, ओके, अनरजिस्टर्ड है। अब इनको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन लोगों को इनपुट लेना है क्या? स्टूडेंट्स को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, ठीक है। इनको इनपुट लेना है? हाँ सर बिल्कुल लेना है। तो गवर्नमेंट बोलती है ये जो सेल है ना, इसे आपको एक एक इनवॉइस वाइज दिखाना पड़ेगा, पार्टी वाइज। मान लो ये 100 जो लैपटॉप्स हैं ये 100 डिफरेंट पार्टीज के हैं, तो आपको सबका एक एक इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी इस रिटर्न में। ये जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें आपको एक एक इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर ये सब 100 के 100 एक ही पार्टी के हैं तो उसका GST नंबर डालिए, 100 लैपटॉप्स ये डिस्क्राइब करके दे दीजिए, इट्स ओके, क्योंकि उसे इनपुट लेना है। लेट अस सपोज दीज 100 लैपटॉप्स आर purchased by different registered persons who have to avail input on this। तो इस सप्लायर की ड्यूटी बन जाती है कि ये इन 100 लैपटॉप्स की जो पार्टीज हैं उसका नाम, GST नंबर, एवरीथिंग एक एक सिंगल एंट्री वाइज डिटेल करे, सो दैट the government knows that this particular GST number has purchased laptop from here। क्योंकि वो कल को जाके इनपुट लेगा तो गवर्नमेंट के पास ये डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो जो B2B के लिए ले रहा है उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, ठीक है। और जो B2C के लिए ले रहा है, उसकी कंसोलिडेट करके दे दो। मतलब जब रिटर्न फाइल करेंगे तो इसको तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? इसको आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 इनवॉइसेस की डिटेल्स जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 100 इनवॉइसेस की डिटेल जाएगी। बट B2C के केस में जब इसे इनपुट नहीं लेना तो आप कंसोलिडेट करके एक डिटेल भेज सकते हैं। कैसे? 50 लैपटॉप्स, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इतना टोटल वैल्यू, इतना टोटल टैक्स, इतना टोटल इनवॉइस वैल्यू। इसमें अगर आप स्प्लिट करके भेजोगे भी तो आप क्या लिखोगे? नाम ही तो लिखोगे लोगों का, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, नॉर विल दे बी एबल टू अवेल द इनपुट ऑन GST, ठीक है। उनको करना भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। सो व्हाट इज द पॉइंट कि सप्लायर को बोलो उन सबकी डिटेल्स दो, तो वो कहते हैं कंसोलिडेट करके हमें तो बस अमाउंट बता दो और टैक्स बता दो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है।
इंट्रा स्टेट मतलब अगर ये उसी स्टेट के हैं तब तो कंसोलिडेट कर देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटर स्टेट के हैं अगर, तो 25 लाख से अगर कम का बिल बना किसी का अनरजिस्टर्ड का, 25 लाख से कम का बिल बना तो कंसोलिडेट कर दीजिए। बट अगर 25 लाख से ऊपर का बिल बना है, दिस इज 2.5 लाख, 25 लाख नहीं है ये, 2.5 लाख है। सो इफ द अमाउंट ऑफ द बिल इज 2.5 लाख रुपीज से कम का है तो कंसोलिडेट कर दीजिए बहुत सारे। अगर 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है एक बिल का इंटर स्टेट का, तो उस केस में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल ही देनी है, ठीक है ना। चलिए, सो इसके साथ हमारा जीएसटी फिनिश होता है एंड नाउ वील स्टार्ट विथ इनकम टैक्स। और सीएस स्टूडेंट्स के लिए देयर इज वन मोर tax which we have to do, which is customs duty. So I think it will take 2 or 3 classes. अभी हम डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कर देंगे। इन द मीन टाइम कभी भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल कीप रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड मैं आपको रोल आउट कर दूंगा कस्टम्स कभी भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड DT स्टार्ट करने में थोड़ा सा विल टेक 1 or 2 days टाइम, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर द नोट्स इन डिजिटल फॉर्म, दैट इज वन टास्क. So it will take hardly 1 or 2 days. There might be a gap. Also, what I would like you to do is I would want you to go for a complete revision of GST in the next 2-3 days. आप पूरा रिविजन कर लीजिए. Try to connect what you have studied. जो अलग अलग पार्ट्स में हमने पढ़ा है, अलग अलग क्लासेस में हमने पढ़ा है, now it is all done. So you can consolidate all that. एक दूसरे से कनेक्ट करके देखिए, कुछ नया मिल रहा है तो मुझे बताइए, कुछ डाउट है तो मुझे बताइए. And when this is done, I'll take a test also in next 2-3 days, and then we'll move on to direct taxation. So for the next 2-3 days, kindly revise the entire subject, entire topic, and I'm also planning to go for a live session once, maybe this week, or maybe we can plan it on a Sunday or whatever. In the next 2-3 days we'll go for a live session so that we can clear your doubts, whatever doubts you have we can clear it on that. But doubts तब होंगे जब आप एक बार थोड़ा रिविजन करेंगे इसका तब, ठीक है ना. So do the revision once and then we can have a live session where we can clear the doubts. एक इसका रिविजन लेक्चर भी मैं बनाऊंगा. एक किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि वो आप लाइव कर दीजिए. रिविजन लेक्चर लाइव नहीं हो सकता बिकॉज इट इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग. अगर लाइव करेंगे तो वील हैव टू स्प्लिट इट इनटू 3-4 क्लासेस. सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस. बाकी आप लोग मुझे फीडबैक देना व्हाट्सएप पे. रिकॉर्डेड रहेगा लेक्चर रिविजन का, तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर एज वेल. यू कैन एनी टाइम सी इट, यू कैन एनी टाइम वॉच इट एंड वो रिविजन हो जाएगा पूरा. सो आई वुड वांट कि वो रिविजन लेक्चर रिकॉर्डेड ही रहे और आप लोगों के पास रहे, तो whenever you want you can revise the whole thing. एंड डाउट्स के लिए यस, अ लाइव सेशन में सोच भी रहा था 2-3 दिन से दैट वी कैन डू अ लाइव सेशन फॉर the doubts, so we can do it. And there's going to be a test also in the next 1 or 2 days. Okay, thank you so much. If there's any doubt, let me know on WhatsApp. You can call me anytime. Thank you so much. I hope अच्छा रहा होगा ये सब्जेक्ट पढ़ने में. ठीक है, थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.